लीवर क्या है? एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ लीवर। लीवर के एक्सटर्नल फीचर्स पे हम लोगों ने देखा है। एक मिनट, ठीक है। लीवर के एक्सटर्नल फीचर की हम लोग बात करें, जो आपको अंदर में दिख रहा होगा। मैंने ये करके दे दिया, बोर्ड ले लेता हूँ तो ज्यादा आपको दिखेगा नोट्स पे। ये एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ लीवर की हम लोग बात करें। एक्सटर्नल फीचर ऑफ लीवर कहने का सेंस क्या है जी? अब जो भी इसकी चीजें हम लोग पढ़ेंगे लीवर के, वो एक्सटर्नली बाहर से, अंदर लीवर के अंदर क्या वो नहीं। बात समझ में आ रहा है ना? एक्सटर्नल फीचर्स के मतलब ये हो गया कि लीवर को अब जो हम लोग पढ़ेंगे वो बाहर बाहर से ही पढ़ेंगे। फिर लीवर को इंटरनली हम फंक्शन के बेस पे पढ़ते हैं, लेकिन अभी जो हम लोग स्टडी करेंगे लीवर के बारे में, वो बाहर से जो भी चीजें हम देखेंगे वो आउटसाइड ऑफ द लीवर होगा। इसके लिए हमें लीवर की इनसाइड नहीं जाने की जरूरत पड़ेगी। लीवर के बाहर सरफेसेस पे, लीवर के बाहर बॉर्डर पे, यही सारी चीजों पे फोसा होंगे, उस फोसा पे यानी गड्ढा होंगे, उस गड्ढे पे, यही सारे जगह जगह पे हम लोग स्ट्रक्चर्स को देखेंगे। ठीक है, तो एक्सटर्नल फीचर में सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं शेप। शेप कैसा होता है? वेज शेपेड होता है। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई वेज लीवर की जो शेप है वो कैसे होते हैं, तो आपने बताना कि वेज शेपेड होता है। तो आप थोड़ी सी कंफ्यूज सर कि वेज शेपेड किस शेप को बोलते हैं। डेफिनेटली उस शेप को मैं अभी दिखाऊंगा आपकी वेज शेप किसको बोलते हैं, लेकिन थोड़ी सी आपको मैं यहाँ पे बता दूं कि वेज शेपेड जनरली ट्रायंगुलर शेपेड होता है, और एपेक्स क्या होता है? थोड़ा सा पॉइंटेड होता है, और जो बेस उसका होता है, कोई ट्रायंगल मान लो आप खड़ा किए इस टाइप का मान लो, जो ट्रायंगल खड़ा किए जो आपको दिख रहा है, तो ये जो नीचे बेस है B4 बेस दिख रहा है, और ये A4 एपेक्स। तो एपेक्स क्या होगी? ट्रायंगुलर क्या होगा? थिक होगा थोड़ा सा, A4 एपेक्स है। तो ये जो ट्रायंगुलर होगा, ट्रायंगुलर लाइक स्ट्रक्चर होगा, वो एपेक्स क्या होगा? थोड़ा सा पॉइंटेड होगा, और जो बेस होगा वो टैपरिंग थोड़ा सा फ्लैटेड होगा। तो उस टाइप के स्ट्रक्चर को हम लोग वेज शेपेड स्ट्रक्चर कहते हैं। एग्जैक्टली पूरे लीवर का वेज शेपेड यहाँ पे हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग इरेज करते हैं। अब दूसरी बात, पॉइंट्स जो यहाँ पे आती है, जो आप लोग देख रहे होंगे, जो दूसरी पॉइंट है आपको मैं जूम करके दिखा रहा हूँ। अब इट हैव्स 5 सरफेस, यानी कि लीवर के पास सरफेस कितना है? सरफेस का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे कि लीवर के पास कितने सरफेस है। तो लीवर के पास कितने? 5 सरफेस है। फर्स्ट सरफेस आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, एंटीरियर सरफेस, पोस्टीरियर सरफेस, सुपेरियर सरफेस, इंफीरियर सरफेस एंड राइट सरफेस। यानी 5 सरफेस आपको 1 बाय 1 करके मैं आपको यहाँ पे सिर्फ बताया हूँ, समझाया नहीं हूँ। मैं अभी जस्ट इमेज पे आएंगे तो समझेंगे इस चीज को। आपको ये मैं आप समझा बता रहा हूँ कि देख लीजिए इंटीरियर, पोस्टीरियर, सुपेरियर, इंफीरियर का यूज होना आपका अब स्टार्ट होगा। जो आपने बेसिक पे समझा था कि एंटीरियर किसको कहेंगे, पोस्टीरियर किसको कहेंगे, तो ये चीज का यूज होना अब देख रहे हैं ना कि सिस्टम में कैसे स्टार्ट हो गया। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है बेसिक एनाटॉमी चीजों को, एनाटॉमी पढ़ने से पहले लैंग्वेज ऑफ एनाटॉमी को समझना। और भी चीजें यूज होगी, हमको जहां जहां यूज होगी डेफिनेटली आपको वहां पे आपको बताते चलूंगा मैं। तो ये 5 सरफेस है लीवर्स के अंदर में। तो ये 5 सरफेस भाई दिखना भी तो चाहिए लीवर के पास। तो हम लोग अब आते हैं लीवर के सरफेस पे देखने के लिए कि किधर है भाई 5 सरफेस। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक्चुअली एक डायग्राम, अगर आप देख पा रहे होंगे तो इस डायग्राम में जो दिख रहा है लीवर है, ये लीवर एग्जैक्ट शेप नहीं, ये जो शेप आपको दिख रहा होगा ये वेज शेप है। आप देख रहे हैं ये पार्ट जो है, ये पार्ट लीवर का, एक मिनट, ठीक है, ये पार्ट जो आपका लीवर का है जिसपे मैं ये करूँ, ये एपेक्स है, A4 एपेक्स, और ये जो इस साइड है बेस है। मान लीजिए बेस मतलब आधार जिसको हम लोग बोलते हैं अपनी लैंग्वेज में, यानी कि हिंदी लैंग्वेज में। ठीक है, ये बेस है, B4 बेस है। ठीक है, तो ये आपका एपेक्स एंड लीवर का ये जो शेप आपको दिख रहा है एग्जैक्टली, और ट्रायंगुलर लग रहा है ना, ये आपको देखने में कैसा लग रहा होगा? ट्रायंगुलर में। इस पे थोड़ा सा क्या करते हैं कि कलर हम लोग रेड को हटा करके दूसरा ले लेते हैं तो ज्यादा बेहतर रहेगा। नीचे ऑलरेडी डायग्राम हमारे पास रेड का ही है। ठीक है, तो ये जो शेप आपको दिखने में लग रहा होगा वो शेप कैसा? ट्रायंगुलर शेपेड लग रहा है। अब इसी को हम लोग वेज शेपेड यहाँ बोलते हैं। अब ये इमेजिनरी आपको 5 सरफेस समझाने के लिए यहाँ पे लाया हूँ कि हम लोग 5 सरफेसेस को समझना। यहाँ पे बहुत ही सरफेस और बॉर्डर को समझना बारीकी से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप समझने की कोशिश करें तो एक नंबर अगर आप देख रहे हो, मैं एक नंबर लिख दे रहा हूँ, मान लेते ये है आपका सुपेरियर, ऊपर में आपको लग रहा है ना, ये क्या है? नंबर 1 जो आपको शो कर रहा हूँ मैं, इट्स अ सुपेरियर सरफेस। उसके बाद हम लोग मान के चलते हैं एंटीरियर सरफेस। ये 2 नंबर जो आपको दिख रहा है ये क्या है? एंटीरियर सरफेस। ठीक है, अब 2 नंबर एंटीरियर सरफेस हो गया। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा
कलर का चेंज करूं ताकि आपको समझ में आए। अब ये 3 नंबर जो नीचे की तरफ होगा जिसपे ये, अब यहाँ पे तो 3D डायग्राम है तो थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। 3 में लिखा हूँ 3 नंबर, वो नीचे जो जिसपे ये ट्रायंगल बेस बना करके रुका हुआ है, उस पे पोजिशनिंग ले रखा है, उसी सरफेस जो नीचे की तरफ से उसको हम बोलेंगे इंफीरियर सरफेस। 3 है क्या आपका इंफीरियर सरफेस, ठीक है, IN में लिख दिया। 2 को लिख दिया मैं AN एंटीरियर सरफेस, ठीक है। और जो आपका वो है 1 नंबर है वो सुपीरियर सरफेस है। अब हम लोग आ जाते हैं जस्ट पीछे की तरफ, देखें कि जैसे 2 होगा उसके जस्ट पीछे भी तो कुछ चीज इमेजिन करें, थोड़ा सा सोचे यहाँ पे आप लोग तो ज्यादा समझ में आएगी। मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे आप लोगों को 3D डायग्राम्स ला करके यहाँ पे समझाने की। तो जो 3 नंबर होंगे, मैं 3 नंबर का भी कलर चेंज कर लूँ, जो ठीक है। तो ये इस साइड में जो आपका, सॉरी 3 तो हो चुका, 4 ले तो ज्यादा बेहतर ना। 4 जो है आपका, 4 जो बिल्कुल पीछे की तरफ होगा तो वो पोस्टीरियर सरफेस हो जाएगा। तो 4 सरफेस हो गए हम लोग, जो किधर की तरफ होगा, ये पोस्टीरियर सरफेस, पोस्टीरियर सरफेस हो जाएगा। बच कौन गया, ये आपका राइट सरफेस, ये R4 जिसपे R में लिख दिया हूँ, ये राइट सरफेस। बहुत सारे बुक्स में आपको लिखेंगे राइट लैटरल, क्या लिखेंगे आपको, बहुत सारे बुक में लिखेंगे राइट लैटरल, क्योंकि ये लैटरली होता है, इस वजह से यहाँ पे राइट लैटरल सरफेस बोलते हैं। तो जो 5 सरफेसेस है आपको लीवर्स के अंदर में, ये चीजें आपको बहुत ही क्लियर कर दी। लेकिन यहाँ पे जो डायग्राम था आपको ये क्या कहते हैं कि हैंडमेड डायग्राम या डिजाइन किया हुआ ये डायग्राम, ये एग्जैक्ट ह्यूमन लीवर्स नहीं है यहाँ पे, तो यहाँ पे हमने इस पे इजिली समझ लिया। लेकिन जब आपको एग्जैक्ट लीवर वाले डायग्राम पे अभी हम लोग जस्ट मूव करेंगे, वहां पे देखिएगा कि जो यहाँ पे तो शार्प शार्प बॉर्डर दिख रहा है आपको, जैसे कि शार्प शार्प बॉर्डर कहने का मतलब ये है जो बॉर्डर्स है यहाँ पे बहुत ही क्लियरफाइड है, लेकिन लीवर्स के अंदर में सिर्फ एक ही बॉर्डर होता है जो हम लोग बनेंगे इंफीरियर बॉर्डर, वही ही मोस्ट प्रोमिनेंट बॉर्डर होता है। बाकी के बॉर्डर्स जो होते हैं वो इल डिफाइंड बॉर्डर होते हैं। बाकी के बॉर्डर क्या होते हैं, इल डिफाइंड बॉर्डर्स होते हैं, वहां पे समझ। लेकिन हम लोग बॉर्डर उन चीजों को समझेंगे, आप देखें जैसे ये बॉर्डर है, मैं बार बार ले रहा हूँ, ये बॉर्डर हुआ एक, ये बॉर्डर है, इसका दो बॉर्डर के बीच के एरिया को तो हम सरफेस बोलेंगे ना। तो ये सब क्या था, बॉर्डर था, जिसकी वजह से हम इजिली यहाँ पे 5 सरफेसेस को समझ लिए, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं किस पे, यहाँ पे बॉर्डर्स के चीजों को समझते हैं। यहाँ पे जैसे आपको नोट्स पहले मिल रहा है, नोट्स पे हम लोग देखते हैं बॉर्डर ऑफ लीवर, ठीक है, ये दिख रहा होगा बॉर्डर ऑफ लीवर, इसको मैं अंडर में ले लिया सर्कल में। बॉर्डर ऑफ लीवर में हम लोग देखते हैं कि जो लीवर्स की बॉर्डर की सरफेस देख लिया, वेट देख लिया, देन बॉर्डर देखते हैं। तो ओनली वन बॉर्डर इज prominent which is non inferior border। ये जो है ना, थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म यहाँ पे लिख दिया हूं मैं, आप लोग इसको, ये जो नॉन एज है, ठीक है, के ऑब्लिक और सर एज, जो नॉन एज के सेंस में बोलते, ठीक है। तो जो इंफीरियर बॉर्डर है, सिर्फ और सिर्फ इंफीरियर ही बॉर्डर जो मोस्ट प्रोमिनेंट होता है। प्रोमिनेंट मतलब कि मतलब फील होने वाले, प्रोमिनेंट मतलब कि उभरा, यानी कि दिखने वाला, वो समझने वाला, जहाँ पे वो क्लियर कट आप अगर चाहोगे तो नेकेड आई से इस बॉर्डर को देख सकते हो। पूरी बॉर्डर समझ में आ रही कि ये एक बॉर्डर है, तो एक ही सिर्फ और सिर्फ इंफीरियर ही बॉर्डर है जो कि लीवर्स के अंदर में मोस्ट प्रोमिनेंट है। तो और भी बॉर्डर है, ऐसा नहीं कि बॉर्डर नहीं, सुपीरियर बॉर्डर है, पोस्टीरियर बॉर्डर, लेकिन वो इल डिफाइन है, वो आपको क्लियरफाई समझ में नहीं आया। क्लियर नहीं समझ में आने का मतलब ये है कि कहाँ पे वो बॉर्डर स्टार्ट हो रहा है, कहाँ पे खत्म हो रहा है, वो समझ। अगर नहीं होता बॉर्डर तो हम सरफेस किस बेस पे डिवाइड करते, तो वो चीजें सिर्फ एनाटॉमिस्ट जो होते हैं उन्हीं के अंडरस्टैंडिंग के लिए चीजें, कि वो इल डिफाइन है, वो इनविजिबल समझ, अगर अपनी भाषा में आपको समझो तो इनविजिबल समझो, दिखता नहीं बट है। क्योंकि अगर बॉर्डर नहीं होगा तो दो देश का, जैसे सिंपल से हम लोग बॉर्डर बोलते हैं, ये बॉर्डर इंडिया एंड पाकिस्तान का, तो बॉर्डर नहीं तो दो देश का जो एरिया वो डिवाइड नहीं हो पाएगा। तो सेम चीज यहाँ पे, अगर बॉर्डर नहीं तो फिर 5 सरफेसेस कहाँ से आ गए। तो ये चीजें अंडरस्टूड है, चीजें समझ के रखनी होती है कि डेफिनेटली और भी बॉर्डर्स है, लेकिन वो बॉर्डर इल डिफाइंड है। अपनी भाषा में समझे तो इनविजिबल है, जो दिखता नहीं है, लेकिन एक बॉर्डर सिर्फ है इंफीरियर बॉर्डर जो मोस्ट प्रोमिनेंट है, एकदम शार्प है। मोस्ट प्रोमिनेंट भी की बोलो, शार्प है, जैसे कि बिल्कुल धारदार जिसको हम बोले, तो उस लाइक में ये बॉर्डर्स होते हैं। वो मैं आपको दिखाऊंगा अभी जस्ट ये सारी चीजें इस पेज के बाद।
जस्ट कि इंफीरियर बॉर्डर में के बारे में लिखा भी हुआ है, यहाँ पे आप देख लें, फिर हम लोग वहां पे समझेंगे। इंफीरियर बॉर्डर इट इज शार्प, जैसा कि मैं बता रहा, इट इज शार्प एंटेरियरली, ये सामने की तरफ है, किधर एंटेरियरली, एंड इट इज सेपरेट्स द एंटेरियर सरफेस फ्रॉम द इंफीरियर सरफेस। अब ये क्या करता, काम क्या करता है कि जब लीवर पे ये जाता है तो एंटेरियर सरफेस को और पोस्टीरियर सरफेस को सेपरेट करता है, अलग करता है, ठीक है। तो अब हम लोग, बेहतर ये है कि हर चीजों को जितना अब तक अभी हम लोगों ने देखा, इन चीजों को हम लोग डायग्राम पे आके अप्लाई करें तो ज्यादा अच्छा होगा, ज्यादा समझ में आएगा। अब आप लोग को मैं एक डायग्राम्स दिखा रहा हूँ यहाँ पे, जो कि बहुत ही क्या कहते हैं कि रियल डायग्राम बेस्ड डायग्राम है। ये बहुत ही आपको दिख रहा होगा आपके स्क्रीन पे, बहुत ही रियल बेस्ड डायग्राम दिख रहा होगा। इस डायग्राम में आपको मुझे सरफेस समझाना है, जो कि मैं अभी जस्ट बताया था आपको कि जो सरफेसेस है वो कहीं ना कहीं जो रियल डायग्राम होते हैं वहां पे समझना थोड़ा सा टफ हो जाता है, इसलिए मैं उससे पहले आपको इजीली समझाया, फिर यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा अपनी माइंड को लगाएंगे, मैं बताऊंगा और आप लोग समझेंगे। इस पे 1 2 3 नंबर भी दिया हुआ है, इस नंबर के क्या मतलब है इसका भी जस्ट नीचे आपको है, ये मैं साथ में भेज दूंगा। जैसे आप ये देखिए, 1 नंबर का मतलब क्या है, 1 नंबर पे का डायफ्राम होगा, 2 का क्या है तो फैल्सिपर होगा, क्योंकि नॉमिनिक्लेट करने का ये अलग सा तरीका होता है नाम लिखने का, उस पे नंबरिंग कर दो और साइड में उसका नाम लिख दो, ताकि आपका गैदरिंग नहीं हो आपकी इमेजेस पे। तो सेम इसी बेस पे यहाँ पे ये चीजें। ये जो डायग्राम है, मैं आपको एटलस की बुक, एनाटॉमी की एटलस बुक आती है, एटलस, उसमें सिर्फ और सिर्फ डायग्राम ही होता, कोई थ्योरेटिक चीज नहीं होती है, जिससे बहुत ही अच्छे एकदम ओरिजिनल डायग्राम को लेकर के उस बुक के अंदर डी होते हैं। मैं उस बुक से ये आपको डायग्राम दे रहा हूँ, जिसमें आप लीवर को देख रहे होंगे। तो मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा कौन स्ट्रक्चर्स लीवर है, कौन क्या है, आपको जस्ट यहाँ ये पहली चीज है कि आपको ये दिख रहा है, कब ये दिखेगा ऐसे, जस्ट आपको इमेजिन करना कि आपको पूरा लीवर का साइड में बता चुका हूँ किधर किधर लीवर है, कि सबसे पहले जो आपका स्किन है, या फिर जो आपका रिब्स है, या फिर जो थोरेसिक वाल है, एब्डोमेन वाल बोले, उसको हटा करके 2 एरो के निशान से देख रहे हैं, उसको हटा दिया गया। और 1 नंबर पे अगर आप देख रहे होंगे, ये 1 नंबर जो है, ये 1 नंबर दिख रहा होगा, 1 नंबर, थोड़ा सा 1 मिनट हो गया आप लोग, तो ये सर्कल में ले लिया, वो डायफ्राम है, ठीक है। तो उन सारी चीजों को ओपन किया इस तरह से, आप देख रहे एरो के हिसाब से समझे कि ओपन, उठाया और ऊपर कर दिया, उठा करके जस्ट ऊपर कर दिया है। तो उसके बाद जो लुक वाइज दिखता है लीवर, वो ऐसा दिखता है। अब इसमें क्या है, जो मैं एक आपको बता रहा था कि सरफेस, तो ये जो है, ये जो रेड लाइन जिस पे मैं अभी ले रहा हूँ, ये एक बॉर्डर है जो आपको अच्छे से दिख रहा है, यही है हमारा इंफीरियर बॉर्डर, जो रेड बॉर्डर आपको दिख रहा है, क्या ये, यही है हमारा इंफीरियर बॉर्डर ऑफ द, क्या कहते हैं कि लीवर। बाकी जो ये सरफेस आपको दिख रहा है, ये सरफेस आगे की तरफ जो है ब्लू सरफेस पे, सॉरी मैं पूरा का अंदर कवर कर लेता हूँ, ये सरफेस जो आपको दिख रहे होंगे, पूरा का पूरा ये जो सरफेस है, ये अंदर कवर कर लिया मैं। ये इंटीरियर बॉर्डर जो रेड में है वो, ये सामने का बॉर्डर है, ये बिल्कुल सामने से आपको दिख रहा है, किधर से दिख रहा है, सामने का, ये जो पूरा दिख रहा है वो व्यूज जो दिख रहा है वो एंटीरियर सरफेस है, ठीक है। अब एंटीरियर के बाद जो ऊपर की तरफ होगा, जो ऊपर से ढका हुआ, जो इसमें नहीं दिख रहा है आपको, वो ऊपर हो जाएगा सुपीरियर सरफेस। जो इसी साइड में आपको लैटरली, अगर मैं यहाँ पे इस चीज को थोड़ा सा क्लियर कर दूं इसी डायग्राम में, तो आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। लैटरली ये तो आप मानते हैं कि ये जो बच गया पार्ट, इधर का पार्ट, जो आपको मैं उसको ग्रीन कलर से मैं अंडर में ले रहा हूँ, ये राइट सरफेस है, ये आपको दिख रहा होगा, राइट सरफेस है। थोड़ा सा बस आप लोग अंडरस्टैंडिंग को क्लियर रखें, बातों को समझने की कोशिश करें, तो बहुत ईजी है, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, कोई मसला नहीं है कि कितनी ये। तो ये क्या, राइट सरफेस। मैं इतनी चीजें आपको एनाटॉमिकली बता रहा हूँ कि आपकी यूज है, इसकी यूज आपको डेफिनेटली जब आप लोग आगे चलोगे तो डेफिनेटली समझ में आएगा क्या यूज है। तो एक चीज क्लियर रखना। तो जो सामने से हम देख रहे हैं यहाँ पे, तो लीवर का बहुत सारी चीजें हैं जो कि बहुत ही क्लियर वे में होती चली जा रही है, ठीक है। तो ये जो आपको बॉर्डर दिखा, जिसको मैं आपको ग्रीन से पूरा अंदर कलर्ड कर दे रहा हूँ, ग्रीन से, ये आपका एंटीरियर सरफेस हो गया लीवर का, क्या होगा, सामने से दिख गया, ठीक है। और जो येलो से मैं पूरा कलर्ड कर दे रहा हूँ आपका, सिर्फ ये पार्ट येलो को मूव करके, और ये सारा पार्ट जो ये आपका येलो वाला जो कवर्ड मैं किया हूँ,
पेंट किया हूँ, ये सारे को इंफीरियर सरफेस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इंफीरियर सरफेस। तो आप, और चलिए एक और कलर हम लोग कर लेते हैं, उसको ब्लू कलर कर लेते हैं। ये राइट सरफेस है, ये जो दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है? ये राइट सरफेस, ठीक है। और जो ऊपर होगा, ऊपर की तरफ होगा, उसको थोड़ा सा हम लोग स्काई कलर में ले लेते हैं। तो ये जो ऊपर का सरफेस होगा, जो अंदर आपको कुछ थोड़ा सा दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ऊपर की तरफ जो होगा वो सुपीरियर होगा, और इसके पीछे जो होगा वो पोस्टीरियर होगा। तो सारा सरफेसेस ऑलरेडी यहाँ पे आपको दिख रहा है। मेन चीज जो यहाँ पे आपको बॉर्डर वाला चीज मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि बॉर्डर कैसे इल डिफाइन है। आप यहाँ पे अगर अच्छे से देख रहे होंगे डायग्राम को, तो जब आप आ जाओ, जो ब्लू कलर से पूरा पेंट है, राइट सरफेस, जो ये आर फॉर राइट सरफेस है और ये ए फॉर एंटीरियर सरफेस है, इसके बीच में मैं मान के चलूं कि अभी एक रेड बॉर्डर लेकर के क्रिएट कर दिया हूँ और ऑरेंज कलर का बॉर्डर क्रिएट कर दे रहा हूँ। तो ये ऑरेंज बॉर्डर जो अगर नहीं होता तो ये राइट सरफेस और ये ए फोर जो एंटीरियर सरफेस कहाँ से बनता? लेकिन ये इतना स्लोप है, चीजें प्रोमिनेंट नहीं है, मतलब कि फील नहीं होता, एहसास नहीं होता। जब आप पालपेट भी डिफरेंटली निकाल के आपको देखने को मिलेगा, तो लीवर को उस टाइम में नहीं होता जो क्लियर फाइन कर पाए कि ये राइट एंड लेफ्ट। लेकिन सेम अपोजिट में अगर हम बात करें यहाँ पे, तो जो आपको ये बॉर्डर दिख रहा है, जो पीला कलर का नीचे का, ये इंफीरियर है, आई फोर इंफीरियर, इस पे मैं लिख दे रहा हूँ, ए फोर एंटीरियर जो हम बार बार इस पे लिखा हुआ, इस दोनों के बीच में रेड कलर से जो इंफीरियर बॉर्डर है, आई बी इंफीरियर बॉर्डर, इंफीरियर बॉर्डर जो है, मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, ये मैं बता रहा था कि जो एंटीरियर सरफेस है, ये आगे का, थोड़ा मैं जूम आप लोग नहीं करेंगे, मैं बार बार कह रहा हूँ जूम ना करें आप लोग, बिकॉज की मैं एंटीरियर दिखा रहा हूँ, आप पोस्टीरियर देख रहे होंगे, तो मैं फिर से जूम कर रहा हूँ खुद से। तो ये ग्रीन कलर का पेंटेड स्ट्रक्चर जो एंटीरियर सरफेस है, और जो येलो कलर का इंफीरियर सरफेस, आई एस लिख देता हूँ, इंफीरियर सरफेस लिख देता हूँ और एंटीरियर सरफेस लिख देता हूँ। तो इस दोनों के बीच में जो ये आपका रेड कलर का, इस दोनों के बीच में जो रेड कलर का ये जो बॉर्डर है, जिसको हमने इंफीरियर बॉर्डर आपको बताया, ये जब ज्यादा मैं इसको बोल्ड भी कर रहा हूँ अभी, ये जो बॉर्डर बताया है, इस यही बॉर्डर एक ऐसा बॉर्डर होता है कि मोस्ट प्रोमिनेंट बॉर्डर होता है। कितना था? मोस्ट प्रोमिनेंट बॉर्डर जो अच्छे से दिखता है, और यही बॉर्डर एंटीरियर और इंफीरियर सरफेस को सेपरेट करता है, आपको दिख रहा है यहाँ पे, अलग करता है, ठीक है। तो यहाँ तक में हम लोगों ने बॉर्डर्स के रिगार्डिंग, सरफेस के रिगार्डिंग चीजों को समझा, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा ये सब चीज देख रहे हैं ना, एक्सटर्नल, बाहर से ही देख रहे हैं, अभी लीवर के इंटरनली हम लोग कुछ नहीं कर रहे ना, चीजें कहाँ से देख रहे हैं हम लीवर को, सब चीजें बाहर में क्या है, कैसे, उन चीजों को देख रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा लीवर के इंटरनल चीजों पे जाएंगे, तो थोड़ा सा आप लोग टाइम दो ताकि मैं, चलो ठीक है, डायग्राम को इरेज कर दिया हूँ। हम लोग बैक टू ऑन नोट्स, हम लोग आ जाते हैं अपने नोट्स पे, ताकि आगे हम कंटिन्यू कर पाए चीजों को, ठीक है। अब क्या पढ़ लिया? सरफेस समझ लिया, बॉर्डर समझ लिया। अब आते लोब्स ऑफ लीवर की बात करते हैं, ठीक है, कि लोब कितने होते हैं। देखिए दो वर्ड्स मिले, एक लोब आपको आगे चलेगा पढ़ने को एनाटॉमी, एक लॉब्यूल्स। लोब और लॉब्यूल्स में फर्क कुछ नहीं होता, मैं बार बार कहूँ, पेन कॉपी लेके रखे तभी लिख लीजिएगा, यहाँ पे ये चीजें नहीं, लेकिन लोब आ गया तो मैं समझा रहा हूँ ये बात आपको। लोब्स बड़े को बोलते हैं, लॉब्यूल्स उसी के छोटे फॉर्म को बोलते हैं, ठीक है। तो लार्जेस्ट फॉर्म ऑफ जो लोब है उसको हम लोब्स बोलते हैं, स्मॉलेस्ट फॉर्म ऑफ लोब्स इज कॉल्ड लोब्यूल्स। तो लोब लॉब्यूल्स कुछ नहीं है, उस बड़े और छोटे। तो जो हमारा लिवर है यहाँ पे, तो लिवर हैज टू लोब इंक्लूडेड क्वाड्रेट लोब एंड क्वाड्रेट लोब। देखिए मैं यहाँ पे बहुत ही क्लियर करके आप लोग को यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ कि 90% ऑफ जो बुक्स है कह लें, तो उसमें आपको डेफिनेटली ये लिखा हुआ मिलेगा कि जो लीवर्स है, इट हैव टू लोब एनाटॉमिकली। मैं बात एनाटॉमी पढ़ रहा हूँ, तो एनाटॉमिकली आपको नॉलेज के लिए मैं सर्जिकली पॉइंट ऑफ व्यू से लोग बताऊंगा लास्ट में, लेकिन अभी एनाटॉमी पढ़ रहे हैं तो एनाटॉमी। तो एनाटॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम पढ़ते हैं बुक्स को, तो वहां पे एक चीज समझ में आती है कि लिवर के पास दो लोब्स। आप गूगल भी सर्च करोगे तो डेफिनेटली गूगल भी यही बताती है कि दो लोब्स। लेकिन फॉर योर क्लियरिफिकेशन, आप लोगों की अच्छी इसमें एनाटॉमी की अच्छी स्किल के लिए मैं यहाँ पे बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि दो लोब्स तो होते हैं, लेकिन आप उसमें ये वर्ड अगर ऐड कर दो कि इंक्लूडेड क्वाड्रेट लोब एंड काउडेट लोब। यहाँ पे आपको दिख रहा है क्या है क्वाड्रेट एंड क्या है काउडेट, मैं आपको दिखाऊंगा बहुत अच्छे से। यहाँ पे अगर आप देख रहे होंगे, मैं लिखा हूं इंक्लूडेड,
काउडेट लोब एंड इधर उधर पेन चल जा रहा है तो सॉरी फॉर दैट, और दूसरे क्वाड्रेट लोब। ये अब मैं छोटा कर दे रहा हूँ, आप लोग पढ़े वहां से खुद भी देखें। द लीवर हैज टू लोब, मैं भी कह लिखा हूँ टू लोब, इंक्लूडेड caudate लोब एंड quadrate लोब। एक्चुअली है क्या, जब लीवर को हम लोब्स में डिवाइड करते हैं, जब लोब्स देखते हैं तो दो लोब होते हैं, लेकिन उसमें उस लोब के ऊपर एक छोटा सा लोब्स होते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग क्वाड्रेट लोब बोलते हैं एंड काउडेट लोब बोलते हैं। तो वो एक्चुअली राइट लोब पे ही इंसर्टेड लोब है, जो कि राइट लोब का ही पार्ट है। इसलिए जनरली एनाटॉमी के बेस पे हम लोग बात करते हैं, तो डिवाइड जो करते हैं वो लोब्स को दो लोब करते हैं, एंटीरियर एंड क्या करते हैं, सॉरी, राइट लोब एंड लेफ्ट लोब हम लोग करते हैं। लेकिन इस चीज को अगर आप इंक्लूड कर देते हैं, काउडेट लोब एंड क्वाड्रेट लोब, वो बहुत ही आपके डेफिनेशंस, लोब के डेफिनेशंस को, लोब को अंडरस्टैंडिंग को बहुत ही इंप्रूव करती है। और डेफिनेटली आप वाइवा वगैरह में बोल दो तो टीचर बहुत इंप्रेस होता है इन चीजों से कि आपने उस बुक्स की लाइन में ये चीज लिखा हुआ, बुक्स में लिखा हुआ, लेकिन कंसिडर मोस्टली नहीं कर पाते लोग, आगे चल जाते हैं वहां पे। तो ये चीज आप लोग बहुत क्लियर करके समझ के रखना कि दो लोब्स तो है, लेकिन इंक्लूडेड टू अदर्स लोब लाइक काउडेट लोब एंड क्वाड्रेट लोब, लेकिन ये कॉम्परेटिवली जो अभी हम लोग देखेंगे राइट एंड लेफ्ट लोब से बहुत छोटा छोटा लोब वो देखेंगे, ठीक। अब मैं आपको बता दे रहा हूँ कि अब हम लोग बेस पे आ जाते हैं। जो बेस चीजें, लीवर के पास दो लोब होते हैं, सीधी सी बात। अभी हम लोग बेस पे, फिर हम लोग काउडेट लोब एंड क्वाड्रेट लोब पे आगे आएंगे। अभी फिर हम लोग समझते हैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लीवर हैज टू लोब्स। अब ये दो लोब्स कहाँ से पूरे लीवर को हमने अभी आपको दिखाया भाई कहाँ से लीवर होते हैं। तो ये जो डिवाइडेशन है लोब्स का, दो राइट, एक राइट लोब दूसरा लेफ्ट लोब, तो कहां से कहां तक के लीवर के पार्ट को हम लोग बोलेंगे कि भाई ये राइट लोब है, और कहां से कहां तक की पार्ट्स को हम लोग बोलेंगे कि ये लेफ्ट लोब है। तो ये चीजें के कंफर्मेशन के लिए हम लोग यहाँ पे कुछ लिगामेंट्स की चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो ये जो राइट एंड लेफ्ट लोब्स का डिवाइडेशन किया गया है वो किस एक अटैचमेंट ऑफ लिगामेंट के बेस पे किया गया है। तो जो पूरे लीवर्स को हम लोग देखते हैं, पूरे लीवर को देखते हैं, जैसे कि मैं आपको दिखाता ही हूँ अभी यहाँ पे, फिर से बैक वाले डायग्राम पे आते हैं। एक ही डायग्राम है जिसमें हमको बहुत चीजें समझने को मिलता है। ये डायग्राम पे हम लोग आते हैं। अगर आप यहाँ पे देख रहे होंगे बहुत सही से, तो जो लीवर है यहाँ पे, जैसे कि ये 2 नंबर नॉमिकल वैल्यू आपको 2 दिख रहा है, ठीक है, ये 2 दिख रहा है ना। अब ये 2 है क्या, ये मैं आपको अभी आगे जस्ट दिखा रहा हूँ। ये 2 किसको बोलेंगे, ये फैल्सीफॉर्म लिगामेंट, जो आपको यहाँ दिख रहा होगा 2 नंबर फैल्सीफॉर्म लिगामेंट, ठीक है, फैल्सीफॉर्म लिगामेंट 2 नंबर है, ठीक है। तो वो फैल्सीफॉर्म लिगामेंट है। तो अभी जो हम लीवर देख रहे हैं वो मोस्टली एंटीरियरली एस्पेक्ट, एंटीरियर एस्पेक्ट को देख रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि लीवर के जो राइट एंड लेफ्ट लोब का डिवाइडेशन करते हैं, पहले उन चीजों को समझते हैं, ठीक है। एक मिनट आ जाते हैं हम लोग अपने म्यूट रखे अपने साइड से, जिनकी साइड से नॉइज आ रही है प्लीज। अब यहाँ पे देखो पूरी लीवर्स को, ये जो 2 नंबर की जो स्ट्रक्चर है, जिसको रेड से ही चलो कर लेते हैं, इसको बोलते हैं फैल्सीफॉर्म लिगामेंट। तो ये क्या है, आपको फैल्सीफॉर्म लिगामेंट एंटीरियरली भी है। अब देख रहे होंगे इस डायग्राम में, थोड़ा सा अपनी डायग्राम पे ये अगर ड्रॉ करूंगा तो आपको दिखेगा नहीं, आप लोग खुद कोशिश करें। मैं एक थोड़ा सा कि नीचे अभी इन्फीरियर बॉर्डर पड़ा, इन्फीरियर बॉर्डर पे भी है और आगे एंटीरियर बॉर्डर पे भी है। अगर आप देख रहे होंगे तो बहुत सही, इसमें एंगल वे में देखो, नीचे वाला पार्ट जो इन्फीरियर बॉर्डर पे, मैं उसको ग्रीन कलर से कर दे रहा हूँ, फैल्सीफॉर्म लिगामेंट का। ये लिगामेंट का नाम है, देख रहे हैं, ये ग्रीन कलर का नीचे का इन्फीरियर वाला पार्ट है, ऊपर रेड वाला पार्ट। तो ये क्या फैल्सीफॉर्म लिगामेंट है। अब आगे सामने से राइट लोब और नीचे से राइट लोब जो है वो किसके बीच में, तो ये जो लोब्स है यहाँ पे, ये जो अंदर में ग्रीन कलर से कर दो, ये लेफ्ट लोब हो जाएगा, यानी कि ये लेफ्ट लोब हो जाएगा, ये L4 लेफ्ट लोब ऑफ द लीवर। और यहां से इधर जो हो जाएगा आपको, ये पूरा का पूरा लीवर का पार्ट, ये पूरा का पूरा लीवर का पार्ट जो हो जाएगा आपका, वो R4 राइट लोब, ठीक है।
R for right, L for lobe, L for left and L for lobe, ठीक है। तो राइट एंड लेफ्ट लोब्स का जो हम लोग डिविजन्स देख रहे हैं यहाँ पे, वो किस बेस पे हम लोग देख रहे हैं, राइट एंड लेफ्ट लोब्स के डिवीजन ऑन द अटैचमेंट ऑफ द लिगामेंट। तो एंटेरियरली क्या होगा, एंटेरो इन्फेरियरली क्या होता है कि आपका क्या कहते हैं फैल्सिफॉर्म लिगामेंट के अटैचमेंट की वजह से यहाँ पे चीजों को हम लोग देखते हैं, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा अपने नोट्स पे बैक आते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखें तो एंटरली जो मुझे यहाँ पे दिख रहा था वो मैं आपको अच्छे से यहाँ पे दिखा दिया, ठीक है। तो नोट्स पे क्या लिखा हुआ वो चीज हम लोग देखते क्लियर करके। नोट्स पे लिखा हुआ कि एंटेरियरली एंड सुपेरियरली, सॉरी मैं थोड़ा सा इनफेरियरली बोल दिया था वहां पे, सुपेरियरली, एंटेरियरली एंड सुपेरियरली जो है आपका फैल्सिफॉर्म लिगामेंट होगा। क्या चीज होगा, ये फैल्सिफॉर्म लिगामेंट। और इनफेरियर लिगामेंटम टेरिस होगा, वहां पे आप करेक्ट कर लेना। इनफेरियरली क्या होगा, लिगामेंटम टेरिस होगा। ये सब लिगामेंट्स के नाम है, ये आपको बोलते बोलते ही सीख जाओगे, कोई चीज जरूरत नहीं है आपको रटने की, ठीक है। आप जितनी बार रिपीट करोगे समझ में आ जाएगा। इनफेरियरली क्या होगा, लिगामेंटम टेरिस होगा। और पोस्टेरियरली पीछे की तरफ क्या होगा, लिगामेंटम वेनोसम। तो इस सारे लिगामेंट के बेस पे, इस सारे लिगामेंट के बेस पे हम लोग क्या कर पाते हैं कि लीवर के राइट एंड लेफ्ट लोब को हम लोग डिफाइन कर पाते हैं, राइट एंड लेफ्ट लोब को हम लोग अलग अलग कर पाते हैं, ठीक है। यहाँ तक कुछ समझते हैं किसी को, आप लोगों को? ठीक है। तो अभी हम लोगों ने सिर्फ राइट एंड लोब लेफ्ट लोब को डिवाइड किया, अलग अलग किया। अब हम लोग क्या समझने यहाँ पे, जो राइट एंड लेफ्ट लोब्स हैं उनके चीजों को, अब वहां पे क्या क्या चीजें हैं वो चीजों को समझने की कोशिश करेंगे कि अब राइट लोब पे एक्सटर्नली क्या क्या चीजें दिखी। अब लेफ्ट लोब को अलग पढ़ेंगे और राइट लोब्स को अलग पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम आपको जस्ट फिर से नोट्स पे आते हैं हम लोग, ठीक है। आगे अपने नोट्स पे अब हम लोग इस पे आपको दिख रहा होगा बहुत ही क्लियर वेज में। तो थोड़ा सा पहले जो एनिमेशन हो गया वो इरेज नहीं हो पा रहा, हम लोग नीचे की तरफ देखते हैं यहाँ पे। अब जो राइट लोब ऑफ द लीवर, क्या जो राइट लोब्स ऑफ द लीवर है आपका, यहाँ पे दिख रहा होगा, मैं सर्कल में ले रहा हूँ, ग्रीन कलर का ही सर्कल चल रहा है, चलो रेड कर दिया मैं। राइट लोब ऑफ द लीवर जो आपको दिखा, उस राइट ऑफ द लीवर जो आपको राइट साइड आपको दिखा दे। अब राइट साइड के लीवर में क्या क्या लोब्स में कैसे क्या है उन चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए मैं राइट को आर करके सर्कल में ले लेता हूँ, इन शॉर्ट फॉर्म है, तो आप लोग इस चीज को याद रखेंगे, अपनी नोट्स पे फुल फॉर्म लिखते हुए चलेंगे वहां पे। द राइट लोब इज मच लार्जर देन द लेफ्ट लोब। मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि जो हमारा राइट लोब्स होता है वो कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा बड़े होते हैं एज कॉम्पेयर टू हमारे लेफ्ट लोब ऑफ द लीवर के। अप्रोक्सीमेटली अगर देखा गया है तो पूरे लीवर को 6 हिस्सों में डिवाइड कर दें, कितने में, 6 हिस्सों में अगर अलग अलग कर दें तो 5 हिस्सा जो अकेला बच जा रहा है वो क्या होता है, सिर्फ राइट लोब का हिस्सा होता है, ठीक है। तो हम लोग बोलते हैं 5th 6th पार्ट ऑफ द राइट लोब लीवर इज कंट्रीब्यूटेड इन राइट लोब। जो राइट लोब्स का अकेला का हिस्सा होता है 5th 6th पार्ट होता है, जो कि सिर्फ और सिर्फ आपका राइट लोब बनाता है, ठीक है। अब क्या, इट्स कंट्रीब्यूट ऑल 5 सरफेस ऑफ द लीवर। अब राइट लोब्स पे आ जाओ, तो राइट लोब्स पे अगर हम आ जाते हैं, मान लो डायग्राम के हिसाब से हम लोग आ ही जाते हैं राइट लोब्स पे, ठीक है। ये आपका राइट लोब से दिख रहा है। तो हम जो 5 सरफेस पढ़े हैं वो पांचों के पांचों सरफेसेस आपको मिल जाएंगे राइट लोब्स पे। मेरी बात को समझना अच्छे से। जैसे कि 5 सरफेस हमने एंटेरियर, सुपेरियर, पोस्टेरियर, इंफेरियर एंड राइट लेटरल पढ़ा है, तो पांचों के पांचों सरफेसेस आपको राइट लोब से मिल जाएंगे। लेकिन ये जो लेफ्ट लोब का हिस्सा आपको दिख रहा है, ये लेफ्ट लोब का, इस पे 5 सरफेसेस आपको टोटल नहीं मिल पाएंगे। क्यों? क्योंकि राइट सरफेस तो ऑलरेडी यहाँ पे क्या है, छोटे से पार्ट में इधर साइड में क्या है इंक्लूड, राइट सरफेस इधर आएगा नहीं।
आप फिर देखोगे जो आपका सुपेरियर सरफेस होता है वो थोड़ा सा होता है, इंफीरियर सरफेस होता है, और एंटीरियर पोस्टीरियर थोड़ा बहुत ही बल्क हो जाता है। जब हम लेफ्ट लोब पढ़ेंगे तो उसके बारे में समझेंगे क्यों नहीं होता है वहां पे। लेकिन इतना चीज आपको याद रखना है, सिर्फ जो राइट लोब्स है उस राइट लोब्स के अंदर पांचों के पांचों सरफेसेस, जो 5 सरफेसेस ऑफ द लिवर है, उसके कोई ना कोई पार्ट्स, पूरे सरफेस हम नहीं कह सकते क्योंकि राइट एक्सटेंड किया हुआ सरफेस का, लेकिन हर सरफेस का कंट्रीब्यूशन, एंटीरियर सरफेस का हिस्सा भी इसमें है, पोस्टीरियर सरफेस का भी हिस्सा है, इंफीरियर सरफेस का भी हिस्सा है, राइट लेटरल सरफेसेस का भी हिस्सा है। ठीक है, ये सारे के सारे सरफेसेस आपको किधर में, राइट लोब्स में ये चीजें आपको मिल जाएंगी। ठीक है, फिर हम लोग देखते हैं कि काउडेट एंड क्वाड्रेट लोब्स आर प्रेजेंट। देखो प्रेजेंट में लिखा हूँ और इन शॉर्ट फॉर्म में प्रेजेंट को मैं यहाँ पे एंटी करके मैं लिखा हूँ, तो इसके सेंस के मतलब भी प्रेजेंट के ही होते हैं। ठीक है, इसके सेंस का मतलब भी प्रेजेंट के होते हैं, शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। मैं यहाँ पे दोनों चीज लिखता हूँ, आइंदा कभी आपके नोट्स में मिल जाए शॉर्ट फॉर्म तो कंफ्यूज नहीं होना वहां पे। ऑन द राइट लोब्स, अब ये जो मैं आपको बताया कि काउडेट लोब एंड क्वाड्रेट लोब, जो छोटे छोटे दो लोब्स है वो कहाँ होते हैं, अभी सिर्फ सिंपल एग्जैक्ट कहाँ होता है वो हम थोड़ा सा और आगे जाके पढ़ेंगे। तो वो राइट लोब पे ही होते हैं। मतलब कि अगर ये डायग्राम हम दिखाएं फिर से आपको लोब्स लीवर्स के, तो ये जो राइट लोब का हिस्सा है, तो इसी राइट लोब पे ही आपको काउडेट लोब, सी फॉर काउडेट लोब और क्यू फॉर क्वाड्रेट लोब, ये भी मिलेंगे इसी पे। यानी सी में लिखा और क्यू लिखा, तो सी और क्यू कहाँ, राइट लोब पे लिखा हुआ, तो मतलब थोड़ा सा भी काउडेट का क्वाड्रेट का कोई कंट्रीब्यूशन लेफ्ट लोब पे नहीं है। ये जो आपका साइड में लेफ्ट लोब है वो नहीं है, इट्स प्रेजेंट इन द राइट लोब। अब मैं सिर्फ इतना बताऊं राइट लोब पे, अब राइट लोब पे किधर एंटीरियर है पोस्टीरियर इंफीरियर हम आगे जस्ट समझेंगे बाद में। थोड़ा सा हम लोग ये चीज समझ रहे, राइट एंड लेफ्ट लोब पढ़ रहे, तो राइट लोब पे ही काउडेट लोब भी है, क्वाड्रेट लोब भी है। कहाँ पे, इंफीरियर पे है सरफेस पे, पोस्टीरियर पे, वो हम जस्ट अभी हम लोग क्लियर इस चीजों को करेंगे। ठीक है, तो ये सिर्फ अभी मैं यहाँ पे ये बताया कि क्वाड्रेट लोब एंड काउडेट लोब जो है वो आपके राइट सरफेसेस, राइट लोब्स ऑफ द लिवर पे होते हैं। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं उन चीजों पे कि काउडेट लोब इज सिचुएटेड ऑन द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द लिवर। क्या कहता, जो काउडेट C4 काउडेट लोब्स जो आपको दिख रहा है, ये काउडेट लोब्स इज सिचुएटेड ऑन द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द लिवर। लिवर के पोस्टीरियर सरफेस पे ये लोब्स प्रेजेंट होते हैं। फिर आप जो क्वाड्रेट लोब इज सिचुएटेड ऑन द इंफीरियर सरफेस ऑफ द। तो अब हमको क्या करना होगा कि लिवर के पोस्टीरियर सरफेस पे जाना होगा और लिवर के इंफीरियर सरफेस पे जाना होगा। तो मैं आपको अभी जस्ट एक डायग्राम दिखाऊंगा, जिस डायग्राम में आपको क्वाड्रेट लोब एंड काउडेट लोब देखने को मिलेगा, और पोस्टीरियर वाला पिक्चर और इंफीरियर वाला पिक्चर दोनों एक ही डायग्राम में मर्ज किया हुआ है, जो आपको अभी दिख रहा होगा आई थिंक आपकी स्क्रीन पे। ठीक है, अगर आप देख रहे होंगे तो ये पार्ट को अब देखें। देखिए लिगामेंटम वेनोसम में आपको क्या बताया, पीछे की तरफ होता है। तो ये जो आपका ये लिगामेंटम वेनोसम ये दिख रहा होगा, ये थोड़ा सा एक मिनट आप रुक जाए, थोड़ा सा पैसेंस कर ले। ये जो लिगामेंटम वेनोसम एरो करके यहाँ पे जो दिख रहा था, मैं अभी मार्क कर दूं, आप हटाऊंगा फिर आप लोग अच्छे से देखना। ये जो एरो भी लगा लिगामेंटम वेनोसम, तो ये पॉजिटिव, तो यानी कि लिगामेंटम वेनोसम से इस साइड हम आएंगे तो क्या होगा, राइट लोब होगा। पता चल गया, पोस्टरली इंफीरियरली में लिगामेंटम वेनोसम से इसी साइड आएंगे तो राइट साइड होगा, इस साइड आएंगे तो क्या होगा, राइट साइड होगा। ठीक है, ये चीज क्लियर रखना अपने माइंड में। ठीक है, मैं इसको हटा रहा हूँ अभी। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर देखें जो क्वाड्रेट लोब है, काउडेट लोब पहले देख लेते चले। ये काउडेट लोब जो है हमारा वो कहाँ है, तो ये काउडेट लोब क्या लिगामेंट। अब आपको याद रखने की एक चीज जरूरत है, अगर आप एक चीज सही से याद रख रखे हो तो कहीं कोई मसला होने का कोई चांस ही नहीं बनता है। ये जो मैं लोब्स आपको सर्कल में लिया, ये क्या है, काउडेट लोब। काउडेट लोब कहाँ है, तो आपको याद रखना क्या, पोस्टीरियर सरफेस पे है। कहाँ, आप देखो सरफेस आ गया, पहले सिर्फ राइट लोब है, राइट लोब था, अब लिवर के पोस्टीरियर सरफेस एक एग्जैक्ट पोजीशन मिल गया आपको कि काउडेट लोब पोस्टीरियर सरफेस पे होते हैं। अब देखो क्यों कि लिगामेंटम वेनोसम में कहाँ था, पोस्टीरियर सरफेस, पोस्टीरियरली डिवाइड करता था ना राइट एंड लेफ्ट को, लिवर को पोस्टीरियरली पीछे की तरफ से राइट एंड लेफ्ट को डिवाइड करता था। तो ये चीज जो हो गई आपकी, जो काउडेट लोब हो गया वो पीछे की तरफ चला गया। अगर आप लोग याद रखने के पॉइंट ऑफ से कर सकते हैं तो सी से क्या होता है, काउडेट लोब,
और पी से क्या होता है, पोस्टीरियर सरफेस। तो सीपी अगर आप लोगों ने सुना होगा, क्रेनियल प्रेशर, हम लोग जब पढ़ते हैं दिमाग की एक प्रेशर बनता है, क्रेनियल प्रेशर होता है, तो उसके सेंस में ऑलवेज जो, तो सीपी याद रखें आप लोग, सीपी आप लोग अपने फॉर्म में जैसे या तो सीपी मतलब यहाँ पे सी फॉर काउडेड लोब एंड पी फॉर पोस्टीरियर सरफेस। तो सीपी से सेंस में आप लोग याद रख सकते हैं, जो काउडेड लोब है वो पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द लिवर पे। अब यहाँ पे मैं आपको पहले ही जस्ट जब नाम जब बताया था उसी टाइम में बताया था आपको, ये क्या है कि कुछ अलग से नहीं, एक छोटा सा स्ट्रक्चर है लिवर के ऊपर में, एक लोब्स है जो कि दिखता है। अब देख सकते हैं कि जो पूरे राइट लोब्स है, ये पूरा का पूरा राइट लोब आपको मैं यहाँ पे पीछे की तरफ से राइट लोब में दिखा रहा हूँ, यहाँ पे आपको थोड़ा सा अच्छे से देखिएगा। पीछे की तरफ से जो राइट लोब्स है वो ऑलमोस्ट ये है आपका पीछे के हिस्से का, ये राइट लोब, ये पूरा का पूरा लिवर का जो मैं सर्कल में ले रहा हूँ, ये पूरा का पूरा क्या है, राइट लोब है पीछे की तरफ से, पीछे और नीचे की तरफ से दोनों, क्योंकि इन्फेरियरली भी है इस इमेज में, तो पीछे और नीचे, यानी कि पोस्टेरियरली और इन्फेरियरली, ये पीछे और नीचे की तरफ से। अब इस पूरे लोब में देखो कि ये सब जो पार्ट है, ये सब जो पार्ट इसमें पेंट कर रहा हूँ, ये सब पूरा क्या है, राइट लोब है, राइट लोब है, राइट लोब है। इस पूरे हिस्से में अब आप देख लिया, आप देख लिया, मैं पूरा इमेज करूंगा, अब यहाँ पे हटाऊंगा थोड़ा सा, इस पूरे हिस्से में अगर आप देख रहे हो तो मैं कलर अलग कर लेता हूँ, हटाने से बेहतर है। तो ये पार्ट देखिए, एक छोटा सा पार्ट लग रहा है, छोटा सा ग्लोब लग रहा है, और ये पार्ट देखिए ग्रीन वाला दूसरा, ये छोटा सा लग रहा है। ये दो अलग अलग छोटे छोटे हिस्से लोब्स होते हैं, जिसको हम छोटे कहने का मतलब राइट लोब से कंपैरेटिवली छोटा, जिसको काउडेड लोब एंड क्वाड्रेट लोब है, किसका, राइट लोब का ही पार्ट है। क्लियर कट माइंड में रखना, किसका है, राइट लोब। इसलिए बेसिकली दो पार्ट में हम स्टार्ट कर लेते हैं, राइट लोब एंड ये आर फॉर राइट लोब एंड फॉर लेफ्ट लोब। लेकिन राइट लोब के अंदर में ही इंक्लूड है क्या, एक क्वाड्रेट लोब एंड एक काउडेट लोब। तो ये चीजें क्लियर कट माइंड में रखना है जब आपको लीवर के बारे में बोलना हो, कि कोई भी पूछे कि बताइए कि लीवर के कितने लोब्स होते हैं, तो सर liver has a two lobe, right and left lobe, included quadrate and caudate lobe। तो your answer is very smart, आपका आंसर जो होगा बहुत ही ज्यादा स्मार्ट होगा। सिर्फ अगर इतना बोल के रह जाते दो लिवर राइट लोब, इससे कहीं ज्यादा स्मार्ट और परफेक्ट आंसर आपका होगा इंक्लूडेड क्वाड्रेट एंड क्वाड्रेट लोब। ठीक है, तो ये चीज मैं आपको समझा रहा था। तो पोस्टीरियर सरफेस पे क्या था, पूरे को हम लोग ये कर लेते हैं। जो पोस्टीरियर सरफेस है आपका यहाँ पे, पोस्टीरियर सरफेस पे ये काउडेट लोब सीपी हो गया ये, और इंफीरियर सरफेस पे यहाँ पे देख रहे हैं क्वाड्रेट लोब, ये राइट लोब का। यहाँ से हम बात करें, ये ग्रीन कलर का जो एक लाइन दे दिया, ये आपका पी फॉर पोस्टीरियर सरफेस है, पी फॉर पोस्टीरियर सरफेस है, और ये आई फॉर इंफीरियर सरफेस है। ठीक है, तो अब आपको दिख गया कि इंफीरियर सरफेस पे क्या है, क्वाड्रेट लोब। ठीक है, अगर आपको याद है आईक्यू, आईक्यू सुनते नहीं, आई फलने जो आदमी है उसके आईक्यू लेवल ये है, तो आई एंड क्यू, तो ये आपका क्या है, आई एंड क्यू, आई फॉर इंफीरियर सरफेस, क्यू फॉर क्वाड्रेट लोब। तो याद करने का आपका अपना तरीका होना चाहिए। बेसिकली अगर इस तरीके से याद हो तो आप डेफिनेट आई क्यू मतलब कि जो है इंफीरियर सरफेस पे क्वाड्रेट लोब होगा, तो यहाँ से भी अगर याद होगा तो दूसरा याद हो जाएगा, पोस्टीरियर सरफेस पे क्वाड्रेट लोब होगा। तो ये जो चीजें थी क्या कहते हैं कि क्वाड्रेट लोब और ये सारे लोबों का जो एक्सटर्नल फीचर्स यहाँ पे हम लोगों ने देखा, तो ये ऑलमोस्ट यहाँ पे चीजें हम लोग देखे तो ये चीज कंप्लीट हो गई लोब्स के रिगार्डिंग चीजों को अगर हम लोग बात करें तो। ठीक है, अब लोग हम और भी एक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसको हम पोर्टा हेपेटिस कहते हैं। आई थिंक थोड़ा सा अगर आप लोगों को ज्यादा लग रहा है तो आप लोग बता दें, क्योंकि ऑलमोस्ट टाइम होने ही वाला है हमारा, ताकि हम लोग कोई डाउट्स है तो आप लोग डाउट्स बता दें, फिर हम लोग आगे कंटिन्यू कर लेंगे। कंटिन्यू कीजिए सर। एनी डाउट, क्वेश्चन सेशन हम लोग थोड़ा कर लेते हैं, आज के सेशन में इतना ही रखेंगे चीज़ों को, अगली क्लास से फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ताकि फिर रिकैप करना भी हम लोगों के लिए इजी हो। एक ही चीज़ है, आप थोड़ी पढ़े सीखें चीज़ों को और बहुत अच्छे से सीखें, मेरा एक ही चीज़ ये होता है कहने का मतलब। तो कोई डाउट अभी के सेशन में, अभी आपने जो चीज़ें पढ़ा उसमें कोई डाउट किसी भी तरीके से तो आप बताएं।
जी हाँ, सैफी, आपका कोई क्वेश्चन था जो शायद कि चैट बॉक्स में मैं देख रहा हूँ यहाँ पे। तो अगर कोई इस तरह का है तो आप क्वेश्चन अभी कर सकते हैं, और किसी भी स्टूडेंट का कोई लास्ट सेशन का या अभी के सेशन का जस्ट का कोई क्वेश्चन हो तो कर ले, ताकि मैं क्लास को हैंड ओवर करूँ आगे आपके सर के हैंड में, इंतखाब सर के हैंड में। तो मैं इंतखाब सर से कहूँगा, सर प्लीज, आई थिंक मैं अपनी क्लास को क्लोज कर रहा हूँ, तो आप कंटिन्यू कर लें अपनी क्लास को। डॉक्टर इंतखाब सर। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम सर। बिल्कुल सर। तो आप कंटिन्यू कर लें सर। ठीक है सर, शुक्रिया सर। जी, उनको को होस्ट बना दें इंतखाब सर को। आमिर, वो होस्ट बना जी दो। सर। जी सर। हाँ, वो होस्ट बना दो उनको। जी सर, मैं बोलता हूँ सर। और ठीक है सर, तो मैं लीव ले लूँ क्या अब? जी सर। जी सर। जी सर, शुक्रिया सर। ठीक है सर, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़ टू ऑल ऑफ यू। आमिर, जी सर। फिर स्क्रीन शेयर में कैसे करूँगा? सॉरी। हाँ जी, हो रही है। को होस्ट बना दीजिए जी जी। ताकि स्क्रीन शेयर कर सकें। जी सर, आपका स्क्रीन शेयर है। स्क्रीन शेयर कर सकते हैं? 5 मैंने मिनट। सर कहा है, मैंने अहमद अली सर और एक्चुअली होस्ट भी सर। अच्छा, तो 5 मिनट सबको रिलैक्सेशन दे दो ना बच्चे लोग को।
होमवर्क तो बनाया बहुत सारे बच्चों ने, है ना। मेरे स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है। हाँ, स्क्रीन शेयर तो नहीं हो रहा। जैसे कि स्क्रीन शेयर के व्हाट्सएप पे, व्हाट्सएप स्क्रीन दिख रहा है? जी सर शेयर हो गई। आज सिर्फ जो है 2:20 में फिर काशिफ सर क्लास लेंगे पर्सनालिटी डेवलपमेंट का। क्लियर? सब आदमी को ये स्क्रीन नजर आ रहा होगा अभी जो दिखाया है। इसमें क्या है, 2 पॉइंट है ना, 2 पॉइंट। इसको बहुत दूर से देखेंगे तो ये क्या लगेगा, सिंगल पॉइंट लगेगा। सब आदमी सुन रहे हैं ना? जी। अगर इस 2 पॉइंट नजर आ रहा है ना, अगर इस 2 पॉइंट को बहुत दूर से देखेंगे तो ये क्या लगेगा, सिंगल पॉइंट लगेगा। जैसे जैसे इसके नजदीक जाएंगे ये 2 डिस्टिंक्ट, 2 अलग अलग होगा। मतलब कि छोटा सा 2 पॉइंट हम डाला, 2 पॉइंट, उसको जब हम बहुत दूर से देखते हैं तो वो पॉइंट हमको क्या लगता है कि नजदीक है, एक ही पॉइंट है। जब जैसे जैसे उसको नजदीक से देखते हैं तो वो हम उसको डिफरेंशिएट कर पाते हैं, डिस्टिंक्ट कर पाते हैं अलग अलग पॉइंट में। क्लियर? ये जो अलग अलग करके देखने को, इसको हम क्या कहते हैं, किसी को पता है? इस फेनोमेनन को क्या कहते हैं? 2 पॉइंट को डिफरेंस करके देखना, इस फेनोमेनन को क्या कहते हैं? एनीबॉडी? रिजोल्यूशन। क्या कहते हैं इसको? रिजोल्यूशन। और जो पावर होता है अलग करके देखने का, दैट इज कॉल्ड रिजोल्विंग पावर। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि ये इस चीज की हमको जरूरत क्यों पड़ी। दूसरी चीज है कि जब कभी आप माइक्रोस्कोप में या कहीं पे इस तरह से आपको वर्ड नजर आता होगा 100 इंटू 500 इंटू 1.5 लाख इंटू, ये क्या है? ये है कि अगर आपका कोई सैंपल है, कोई स्पेसिमेन है, उसके साइज को जितना गुना बढ़ा के देखते हैं, दैट इज कॉल्ड, अगर 100 जो अपना उसका ओरिजिनल साइज है उससे 100 गुना ज्यादा बढ़ा के देखते हैं तो उसको लिखते हैं 100 इंटू, दैट इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन। और इसको कहते हैं, ये देखने का जिस इंस्ट्रूमेंट में क्षमता होता है तो उसको मैग्नीफाइंग पावर बोलते हैं। क्लियर? अब ये दोनों पॉइंट क्यों आया यहाँ पे? ये दोनों पॉइंट आया हमको समझने के लिए, इलेक्ट्रॉन मतलब माइक्रोस्कोप को समझने के लिए। किस चीज को समझने के लिए? माइक्रोस्कोप को। माइक्रोस्कोप का मतलब क्या हो गया कि 2 पॉइंट को डिस्टिंक्ट करके दिखाना, डिफरेंस करके दिखाना। यानी कि माइक्रोस्कोप का जो कैरेक्टरिस्टिक होगा, तो एक कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, रिजोल्यूशन। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गया कि कोई भी चीज के साइज को बहुत बड़ा करके दिखाते हैं, इसको हम कहते हैं मैग्नीफाइंग पावर। 1 मिनट आप लोग होल्ड कीजिए। जी सर। नहीं सर, आप पहुंचिए।
ठीक है, ये चीज समझ में आया ना सबको। तो हम जब अब यूकैरियोटिक सेल के सेल मेम्ब्रेन को देखेंगे, सेल मेम्ब्रेन होता है सबसे बाहर में, है ना, सबसे बाहर वाला स्ट्रक्चर। तो उसके स्ट्रक्चर को हम लोग 1950 तक नहीं देख पाए। 1950 तक ये सिर्फ पता था कि हमको बाहर से एक कवरिंग है, लेकिन 1950 में डिस्कवरी हुआ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का, जिसके वजह से 1950 में हम अच्छे से सेल मेम्ब्रेन को देख पाए। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन आउटर सरफेस हुआ, आउटर बाउंड्री ऑफ सेल हुआ। सेल मेम्ब्रेन को देखने के लिए, ठीक है, बहुत सारा ये मॉडल दिया गया। इसमें सबसे मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल जो था वो था सिंगर निकोलसन यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। ठीक है, उन्होंने ये मॉडल कब दिया? 1972 में। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, एक मूवी आई थी 72 सिंह सन, इसको याद रखिएगा तो आपको याद करने में आसानी होगा कि सेल मेम्ब्रेन मॉडल जो मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल है वो किसने दिया? सिंगर एंड निकोलसन ने दिया। कब दिया? 1972 में दिया। ठीक है, इस मॉडल में हम जो सेल मेम्ब्रेन देखते हैं वो आरबीसी का सेल मेम्ब्रेन देखते हैं, रेड ब्लड सेल का, यानी कि इथ्रोसाइट्स। इथ्रोसाइट्स का जब हम, एक चीज आपको पता है कि अगर मान लिया ये सेल है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है या सेल मेम्ब्रेन है, तो इसके बाहर जो हुआ वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड हुआ। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड हुआ, सेल में अलग फ्लूइड हुआ। अच्छा, ये जो मॉडल था वो क्वासी स्टैटिक मॉडल। क्वासी स्टैटिक मॉडल का मतलब क्या हो गया? क्वासी स्टैटिक मॉडल या क्वासी स्टैटिक फेज जो हो गया वो हो गया कि कुछ क्या उसमें, मतलब कि फ्लूइड नेचर भी और सॉलिड नेचर भी, यानी कि जेल लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, मेरी आवाज जा रही है ना? जी सर, आपकी वॉइस क्योंकि एक मिस्टेक हो गया हमसे, हमने सॉरी यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल बोल दिया, वो गलती से बुला गया हमको, क्योंकि एक फोन आ गया था बीच में। सिंगर निकोलसन ने जो दिया था वो फ्लूइड एंड मोज़ेक मॉडल, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया था। कौन सा मॉडल दिया था? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। तो मोज़ेक का मतलब आप समझते हैं ना, मोज़ेक का मतलब होता है, मोज़ेक स्ट्रक्चर देखा है, यहाँ पे फ्लूइड मतलब जो है वो लिपिड से है, लिपिड जो है वो बाइलेयर है। यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, कर्सर दिख रहा है, जो लिपिड बाइलेयर है। और मोज़ेक जो है वो प्रोटीन के फॉर्म में, वो क्या है? गेस्ट आ रहे हैं जी सर। आप कहाँ पे हैं सर? तुम लोग यार, आज मेरा क्लास पूरा चौपट हो गया।
मेरी आवाज जा रही है ना? यस सर। हाँ, हम बोल रहे थे कि सेल मेम्ब्रेन जो है वो मेनली किसका बना होता है? लिपिड और प्रोटीन का। क्लियर? मेजर जो लिपिड होता है इसमें फॉस्फोलिपिड होता है और लिपिड बाइलेयर के फॉर्म में होता है। क्लियर? लिपिड जो अरेंज होगा मेम्ब्रेन में, वो जो पोलर हेड होगा वो आउटर साइड में है ना, और हाइड्रोफोबिक टेल जो होगा वो इनर पार्ट में। तो हाइड्रोफोबिक वर्ड और हाइड्रोफिलिक वर्ड हम बता चुके थे। हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक वर्ड मैंने बता चुका है ना। कोई आदमी हाइड्रोफोबिक वर्ड किसको कहते हैं और हाइड्रोफिलिक वर्ड किसको कहते हैं? तो बता सकते हैं? हाइड्रोफोबिक वर्ड और हाइड्रोफिलिक वर्ड किसको बोलते हैं? सर हाइड्रोफोबिक उसको जिससे पानी से डर लगता हो, उसका हाइड्रोफोबिक। फिलिक वर्ड? हाइड्रोफोबिक उसको बोलते हैं ना जो पानी से डर लगता है, जिसको पानी से डर लगता है। और हाइड्रोफिलिक वर्ड हो गया जो लव होता है पानी से। वाटर। ठीक है, अब यहाँ पे दो मोलेक्यूल आ गया, एक पोलर मोलेक्यूल और एक नॉन पोलर मोलेक्यूल। पोलर मोलेक्यूल और नॉन पोलर मोलेक्यूल में डिफरेंस समझते हैं? किसको कहते हैं? पोलर मोलेक्यूल और नॉन पोलर मोलेक्यूल में डिफरेंस समझते हैं? नहीं, केमिस्ट्री पढ़ा है ना। डायपोल मूवमेंट समझते हैं? डायपोल मूवमेंट कोई भी बच्चे डायपोल मूवमेंट समझते हैं? सर अट्रैक्शन जो होता है दो एलिमेंट के बीच। देखिए, चार्ज का सेपरेशन होता है ना, सिग्मा प्लस और सिग्मा माइनस चार्ज जो लिखते हैं। जी सर। फॉर्मूला लिखते हैं ना 2qd, डायपोल मूवमेंट म्यू से जिसको दिखाते हैं। नहीं पता? इसको आप सिंपल ऐसे समझ लीजिए कि चार्ज जो सेपरेशन होगा ना, टोटल अगर नेट चार्ज होगा तो पोलर मोलेक्यूल, और अगर टोटल नेट यानी कि तो अगर नहीं होगा, जीरो होगा, तो नॉन पोलर मोलेक्यूल। लिपिड जो होता है वो नॉन पोलर मोलेक्यूल होता है। लिपिड जानते हैं लिपिड का फॉर्मूला क्या होता है? कल हमने पिछले क्लास में हमने एक होमवर्क दिया था ना कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में, बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप के बारे में लिखने के लिए, जिसमें 2-3 बच्चे लिखे भी हैं। बता सकते हैं कि उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड लिखा था ना, COOH। कार्बोक्सिलिक एसिड, हाँ COOH। लिपिड का जो फॉर्मूला होता है, सिंपल लिपिड दो तरह का हो सकता है, एक होगा RCOOH, क्लियर, और एक होगा ग्लाइसेरोल। देखिए यहाँ पे, एक मिनट आपको एक स्ट्रक्चर दिखाते हैं। स्क्रीन पे स्ट्रक्चर दिख रहा है? सबको स्क्रीन पे स्ट्रक्चर दिख रहा है ना? यस सर। ठीक है, इसमें देखिए 3 जो है अल्कोहल हाइड्रोक्सी ग्रुप है, OH। कार्बन का देखिए 4 हाथ पूरा हो रहा है सब में। अगर इसको यहाँ पे CH2 है, दो, एक H इधर, एक H इधर और एक OH, है ना? ये फॉर्मूला सबको पता है ना ग्लाइकोल का? ठीक। उसके बाद सिंपल जो लिपिड का स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है? या तो ग्लाइसरोल हो गया, या सीधे क्या हो जाएगा, RCOOH। क्लियर? समझ रहे हैं ना कि नहीं समझ रहे हैं? अरे ग्लाइसरोल और सिंपल लिपिड को समझने में कोई दिक्कत हो रही है? यस सर, एक बार फिर से समझाइए ना। हम बोल रहे थे कि कल हमने ये दिया था ना फंक्शनल ग्रुप लिखने के लिए, तो फंक्शनल ग्रुप में एक OH भी था ना। फंक्शनल ग्रुप आप लोग ने लिखा जो हाइड्रोक्सी ग्रुप। तो जो फिगर नजर आ रहा है इसमें कितना OH ग्रुप है? 3। यस सर, 3। ठीक। ये अच्छा, आप लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़े हैं ना? यस सर, पढ़े हैं। ठीक है, तो ये हाइड्रोकार्बन समझती है ना? हाइड्रोकार्बन किसको कहते हैं?
किसको कहते हैं हाइड्रोकार्बन, बताइए। OH ग्रुप में जो होता है, क्या हुआ? OH ग्रुप से जो जुड़ा होता है। नहीं, हाइड्रोकार्बन का मतलब हुआ, अमरीन बोल रही हो ना? जी सर। हाँ, हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है कि जिसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन हो। क्लियर? हाइड्रोकार्बन ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड, एकदम सिंपल वे में समझो, जिसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन होता है। क्लियर? यस सर। अब क्या है कि तुमको पता है कि कार्बन के पास जो बॉन्ड बनाने की जो कैपेसिटी है, तो या तो सिंगल बॉन्ड बनेगा, या डबल बॉन्ड बनेगा, या ट्रिपल ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। क्लियर? ये तो Yes. पता है, ठीक है। जो सिंगल बॉन्ड बनेगा उसको हम कौन सा बॉन्ड कहते हैं? सैचुरेटेड। और सैचुरेटेड एज फॉर सिंगल। क्लियर? यस सर। है ना? अब जो सैचुरेटेड हुआ तो उसी को हम बोलते हैं ना अल्केन। क्लियर? यस सर। और डबल बॉन्ड जो बनेगा वो क्या हो जाएगा? अल्कीन। ट्रिपल बॉन्ड जिसमें बनेगा वो क्या हो जाएगा? अल्काइन। अल्काइन, हाँ। क्लियर? ठीक। यस। अब इस स्ट्रक्चर को गौर से देखिए, इसमें आपको डबल बॉन्ड कहीं पे नजर आ रहा है? नहीं ना? नहीं। ठीक, यानी कि इसमें कार्बन हाइड्रोजन भी नजर आ रहा है? नहीं, कार्बन हाइड्रोजन तो है। देखो अभी मेरा कर्सर देखो, कार्बन और हाइड्रोजन है। हाँ यस सर है। एकदम सिंपल वे में समझो, कार्बन और हाइड्रोजन है। ठीक, यस सर। ये जो है अल्केन डेरिवेटिव हुआ, इसमें फिर जो एक एच हटेगा तभी ना वो एच आके जुड़ा। मान लिया कि इसको आप ऐसे पढ़िए, CH3 CH2 और CH3, कोई दिक्कत नहीं। ये तो एक एच हटा, ये खाली हुआ, तब ना इसमें OH जुड़ा। अब CH2 में एक एच हटा तब ना OH जुड़ा। कोई दिक्कत? इस CH2 में एक एच हटा तब ना OH जुड़ा। तो ये अल्केन डेरिवेटिव हो गया कि नहीं हो गया? यस सर। हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव हो गया ना, सिंगल बॉन्ड वाला। ये क्या है? ग्लाइसरोल। यही यानी कि फैटी एसिड, हम आप लोग बायोमोलिक्यूल्स पढ़ते हैं ना, मैक्रोमोलिक्यूल्स। तो मैक्रोमोलिक्यूल्स जब पढ़ते हैं तो उसमें एक फैटी एसिड भी पढ़ते हैं ना। तो फैटी एसिड आपका दो तरह से हो सकता है। एक सिंपल फैटी एसिड हो गया ग्लाइसरोल, और एक सिंपल फैटी एसिड क्या हो जाएगा? RCOOH। क्लियर? ये RCOOH क्या हो सकता है? सैचुरेटेड भी हो सकता है और अनसैचुरेटेड भी। अगर सैचुरेटेड होगा तो सिर्फ कौन सा बॉन्ड होगा? सिंगल बॉन्ड होगा। क्लियर? अनसैचुरेटेड होगा तो डबल बॉन्ड होगा। अब क्लियर हो गया? अच्छा, दूसरी चीज, एक मिनट, आप लोग जानते होंगे कि RCOOH है, ठीक है, एक तरह का सिंपल फैटी एसिड, और ये कहीं ना कहीं ROH है ना, कहीं ना कहीं ये ROH है कि नहीं? समझ रहा है ना? तो ये अल्कोहल और एसिड, ठीक है, क्या एस्टरिफिकेशन होगा कि नहीं? केमिकल रिएक्शन होगा तो फैटी एसिड सिंपल फैटी एसिड भी हो सकता है। उसके बाद इसके जुड़ने से जो बनेगा तो कॉम्प्लेक्स फैटी एसिड भी हो सकता है, जैसे फॉस्फोलिपिड। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा? अरे किसी को दिक्कत हो रहा है तो बताओ ना। मेरी आवाज नहीं जा रही है? सर आ रही है। समझने में दिक्कत हो रही है? समझने में दिक्कत हो रही है? समझने में दिक्कत हो रही है? नहीं सर। अरे जैसे हम अभी तुमको सेल मेम्ब्रेन बता रहे हैं ना, तो सेल मेम्ब्रेन में हम क्या बता रहे हैं? सेल मेम्ब्रेन में बता रहे हैं कि कार्बोहाइड्रेट भी है, सेल मेम्ब्रेन में प्रोटीन भी है, सेल मेम्ब्रेन में लिपिड भी है। इतना तक तो क्लियर? अरे सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर देख रहे हो ना? सेल मेम्ब्रेन में तुमको कार्बोहाइड्रेट भी नजर आ रहा है, यहाँ पे मेरा एरो देखो, कार्बोहाइड्रेट है। यस सर। कोई दिक्कत? अच्छा, नो यहाँ पर ये जो पर्पल कलर का स्ट्रक्चर है, ये तुमको प्रोटीन नजर आ रहा है? यस सर। ठीक है। अच्छा, एक प्रोटीन देखो, ये जो अभी जिस पे मेरा कर्सर है, ये प्रोटीन इस इंड से लेके लास्ट इंड तक है। देखो, मेम्ब्रेन के फर्स्ट इंड से लेके दूसरे इंड तक है। यस सर। है ना? इस प्रोटीन को हम क्या कहेंगे? इस प्रोटीन को हम ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन कहेंगे, या इसको हम टनल प्रोटीन कहेंगे।
क्या कहेंगे, या तो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन या टनल प्रोटीन। कुछ बोल रहे हैं? अरे कुछ दिक्कत है किसी को? ये सर एक बार और बता दीजिए तो। अच्छा, ये प्रोटीन जो जिस पे मेरा कर्सर है ये पूरे मेम्ब्रेन में है ना? यस सर। ठीक, ये इसलिए इसको ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन या टनल प्रोटीन इसलिए कहते हैं कि यहाँ से मेरे कर्सर को देखो, किसी चीज का जो ट्रांसपोर्ट होगा तो यहाँ से सीधे यहाँ तक होगा ना, और Yes, टनल sir. का मतलब ही क्या होता है कि ट्रांसपोर्टेशन में क्या हो, आसानी हो। तो एक इस तरह का प्रोटीन है, एक जो है जो बाहर में है सरफेस पे, तो सरफेस के लिए एक वर्ड बताए थे पेरीफेरल प्रोटीन, पेरी वर्ड बताए थे, पेरी मतलब चारों ओर, यस सर। तो ये पेरीफेरल प्रोटीन हुआ। और जो बरीड होगा दैट इज कॉल्ड इंटीग्रल प्रोटीन। क्लियर? और दूसरी बात है कि यहाँ पर एक एरो देखो, ग्लाइकोप्रोटीन नजर आ रहा ना, तो ग्लाइकोप्रोटीन का ग्लाइको वर्ड किसके लिए है? कार्बोहाइड्रेट के लिए है ना। ग्लाइको वर्ड किसके लिए आता है? कार्बोहाइड्रेट के लिए। और वो किसके साथ एसोसिएटेड है? प्रोटीन के साथ। ये जो येलो टाइप इस जो मेरा कर्सर घूम रहा है ये क्या है? कार्बोहाइड्रेट है ना। क्लियर? तो यहाँ पे ग्लूकोज आ रहा है, मतलब कार्बोहाइड्रेट आ रहा है प्रोटीन के साथ, तो इसको हम क्या बोलते हैं? ग्लाइको प्रोटीन बोलते हैं। क्लियर? यस सर। समझ में आया ये चीज? ठीक, यही जो है हमारे सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर होता है। किसका स्ट्रक्चर होता है? सेल मेम्ब्रेन का, है ना। और ये कौन सा मॉडल है? फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल। कौन सा मॉडल है? फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल। किसने दिया था इस मॉडल को? सिंगर एंड निकलसन ने। कब दिया था? 1972 में। क्लियर? यस सर। अच्छा, कोई आदमी तुमसे पूछेगा कि फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल है तो फ्लूइड क्या चीज को रिप्रेजेंट करता है? तो फ्लूइड रिप्रेजेंट करता है लिपिड को। मोज़ाइक किसको रिप्रेजेंट करता है? मोज़ाइक रिप्रेजेंट करता है प्रोटीन को। कोई दिक्कत? ठीक, लिपिड किस फॉर्म में होता है? तो लिपिड बाई लेयर के। तो लिपिड का 2 लेयर देख रहे हो ना, यहाँ पे। क्लियर? अच्छा, दूसरी बात है कि ये जो पेरीफेरल प्रोटीन है या इंटीग्रल प्रोटीन है, ये किस पे डिपेंड करता है? ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन पे। ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन का मतलब होता है कि किस क्षमता से इसको हम प्रोटीन को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो आपको क्लियर पता होगा कि जो पेरीफेरल प्रोटीन है, जो बाहर में प्रोटीन है, इसको बहुत आराम से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं ना। यस सर। क्लियर? ठीक। दूसरी बात है कि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा, ठीक है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हम किस चीज का दिखा रहे हैं आपको? एरिथ्रोसाइट का, रेड ब्लड सेल का। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है वो सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होता है। परमिएबल का मतलब क्या होता है कि जिससे, क्योंकि सेल के अंदर जो आना जाना होगा तो ये इसी मेम्ब्रेन से होगा ना। यहां तक भी क्लियर? जी सर। हाँ, किसी भी मोलेक्यूल का, जो किसी भी सामान का जो आना जाना होगा इसी मेम्ब्रेन से होगा। वो सिलेक्ट करके आने जाने देगा। अब ट्रांसपोर्ट 2 तरह का हो सकता है। एक ट्रांसपोर्ट होता है जिसमें एनर्जी की जरूरत नहीं होती है, जिसमें एनर्जी की जरूरत नहीं होती है। उस ट्रांसपोर्ट को क्या कहते हैं? कोई बता सकता है? ऐसा ट्रांसपोर्ट या सब्सटेंस का ऐसा आना जाना जिसमें एनर्जी नहीं लगे, उस ट्रांसपोर्ट को क्या कहते हैं? कोई बता सकता है? नहीं बता सकता। पैसिव ट्रांसपोर्ट का नाम सुना है? नहीं सर। अच्छा, आप समझ लो इस चीज को। ऐसा ट्रांसपोर्ट, ठीक है, यानी कि किसी सब्सटेंस के ट्रांसपोर्टेशन में एनर्जी की जरूरत नहीं हो, एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं हो, उसको हम कौन सा ट्रांसपोर्ट बोलते हैं? पैसिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। क्लियर? अच्छा, ऐसा ट्रांसपोर्ट जिसमें एनर्जी की जरूरत हो, तो एनर्जी की जरूरत हो यानी कि एटीपी रिक्वायर्ड हो, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि अगर जैसे तुमको पता है कि लिपिड को पार करके जाना है, तो लिपिड को पार करके जाना है तो लिपिड मोलेक्यूल क्या है? पोलर है या नॉन पोलर है? अभी बता चुके हैं, नॉन पोलर है। लिपिड क्या है? नॉन पोलर है। तो ये किसको आने देगा? नॉन पोलर वाले को आने देगा ना। नॉन पोलर कौन होगा? जो न्यूट्रल सॉल्यूट होगा। तो न्यूट्रल सॉल्यूट जो होगा वो एंट्री मारेगा, तो किस ट्रांसपोर्ट से? पैसिव ट्रांसपोर्ट से। क्लियर? यहाँ तक क्लियर हुआ ना? जी सर।
लेकिन तुमको पता है कि सोडियम पोटेशियम पंप जो है Na+ और K+ पंप जानते हो, ठीक है। यहाँ पे कौन सा पार्टिकल हो गया, चार्ज पार्टिकल हो गया। तो चार्ज पार्टिकल हो गया तो उसका जो ट्रांसपोर्ट होगा, तो उसके ट्रांसपोर्ट के लिए किसका रिक्वायर्ड होगा, एनर्जी की रिक्वायर्ड होगी, एनर्जी रिक्वायर्ड होगी ना। तब जो ट्रांसपोर्ट होगा उस ट्रांसपोर्ट को हम कौन सा ट्रांसपोर्ट कहेंगे, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। क्लियर, यस सर। है ना, यहाँ तक कोई सर दिक्कत। हाँ सर एक क्वेश्चन था, हाँ हाँ एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है सर? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, एटीपी, जिसमें 3 फॉस्फेट होता है, ठीक है। अगर एक फॉस्फोरस निकलता है तो एनर्जी रिलीज होता है वो 7.3 किलो कैलोरी के बराबर, जो फिर बन जाता है एडीपी, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट, जिससे फिर वर्क हुआ, एनर्जी जो निकला। तो क्योंकि शरीर में जो है जो केमिकल रिएक्शन हमेशा होता रहता है, बताए थे ना, ऑलवेज केमिकल रिएक्शन बॉडी में होता रहता है, जिसको हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। और मेटाबॉलिज्म का भी टाइप बताया था, एनाबॉलिज्म और केटाबॉलिज्म बताया था ना। एनाबॉलिज्म जो होता है वो क्या होता है, कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस होता है, कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस होता है, यानी कि बायोसिंथेटिक पाथवे, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। क्लियर, यस सर। एटीपी का भी मामला क्लियर हो गया, ठीक है। थैंक यू सर। और कोई क्वेश्चन है किसी को? अच्छा, कल हम मतलब पिछले क्लास में हम अमीनो एसिड के बारे में बता रहे थे ना, जी सबको याद सर। है ना, पिछले क्लास में अमीनो एसिड के बारे में बता रहे थे। हम बोले थे ना कि एक, जैसे देखो कार्बन है, कार्बन के ऊपर एक COOH ग्रुप बताया था ना, एक NH2 और एक H, ठीक, और एक R ग्रुप था। R ग्रुप में H हो सकता है, या CH3 हो सकता है, या CH2OH हो सकता है, या कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे दूसरा भी, ठीक है। अगर H है तो इसको हम क्या बोलेंगे, ग्लाइसिन बोलेंगे। याद है हम बताए थे सिंपल अमीनो एसिड ग्लाइसिन होता है। आप लोग रिवाइज करके नहीं आए क्लास को? मेरी आवाज जा रही है ना? सर कट कट के आ रही है। जी सर, सबको आपकी मेरी वॉइस। आवाज जा रही है? यस सर, क्लियर है आपकी वॉइस। अच्छा, पिछले क्लास में हम ग्लाइसिन के बारे में, अमीनो एसिड के बारे में बताया था ना। अरे पिछले क्लास में आप लोग नहीं थे? पिछले क्लास में आप लोग नहीं थे? पिछले क्लास में अमीनो एसिड के बारे में बताया था ना, ग्लाइसिन। अगर R जो है CH3 होगा तो वो एलेनिन होगा, और CH2OH होगा तो सेरीन होगा। तो एक क्वेश्चन नीट में आता है ना कि इसमें से कौन सा जो है ना अल्कोहलिक अमीनो एसिड है। तो CH2 वाले में OH ग्रुप है, तो सेरीन इज अल्कोहलिक अमीनो एसिड। मेरी आवाज जा रही है? सर आप आ रही है, फिर से एक बार बोलिए। इससे पहले वाले क्लास में हमने अमीनो एसिड को डिस्कस किया था ना। तो अमीनो जी एसिड में सर। बताया था ना कि कार्बन में एक जो फंक्शनल ग्रुप होगा वो COOH होगा, एक यहाँ पे है COOH। जी एक सर। फंक्शनल ग्रुप हमने बताया था कि NH2 होगा, और जी एक सर। बताया था H होगा। उसके अलावा R H2। होगा, R में H भी हो सकता है, CH3 भी हो सकता है, CH2OH भी हो सकता है, ठीक है, या सल्फर भी हो सकता है। तो सल्फर अमीनो एसिड विच कंटेन सल्फर, एग्जाम्पल उसका हो गया मिथियोनिन। क्लियर, तो ये बताया था ना। जी सर। तो जब हम बोले थे कि R के जगह H होगा तो इसको हम सिंपल अमीनो एसिड बोलेंगे, जिसका नाम क्या हुआ, ग्लाइसिन। अगर R के जगह CH3 होगा तो ये होगा एलेनिन, अगर R के जगह CH2OH होगा तो ये होगा सेरीन। अब याद आया? मेरी आवाज नहीं जा रही है? आ रही है सर। सर क्लियर है आपकी। मेरी आवाज आ रही है? यस सर। समझने में दिक्कत हो रहा है आप लोग को क्या? नो सर। मेरी पढ़ाई नहीं समझ में आ रही है? आ रही है सर।
हम तो बता देते हैं ना कि हम क्या पढ़ाने वाले हैं, तो उसको तो थोड़ा सा पढ़ के आइएगा ना, कि नहीं? यस सर। सुनिए, ऐसा करते हैं, अब काशिफ सर के क्लास का टाइम हो गया है, ठीक है, जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट का आप लोग का क्लास लेंगे। अगर काशिफ सर यहाँ पे मौजूद हैं तो बोले सर का टाइम हो चुका है। आमिर, सर एक क्वेश्चन था सर। आमिर मेरी हेलो। आवाज आ रही है? यस सर, सर आ रही है आपकी आवाज। देखो काशिफ सर सर एक आ चुके क्वेश्चन था हैं। सर। हाँ हाँ पूछिए। सर बॉडी के अंदर जो डीएनए होता है कितना लंबा रहता है सर? बॉडी के अंदर जो डीएनए होता है वो 12 फॉर्म में होता है, ठीक है। अराउंड हम थोड़ा उसका मेजर मेरे हिसाब से मतलब थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं, 2.2 वो मीटर के इसमें जाता है अगर वो पूरा अनक्वाइल्ड हो गया तो। क्लियर? जी क्योंकि वो जी 12 फॉर्म में होता है, ठीक है। क्योंकि जब डीएनए का स्ट्रक्चर देखते हैं तो डबल हेलिक्स देखते हैं ना, जी सर। ना, और जब उसके बाद फिर जो है वो जो स्ट्रक्चर होता है वो देखना पड़ता है कि सेल डिवीजन, सेल जो डिवाइड करता है जिस समय डिवीजन करता है उस समय अलग स्टेट में होता है। क्लियर? वो जी सर। फोल्डिंग खुलना शुरू होता है। और कोई क्वेश्चन? नो सर, थैंक यू सर। किसी को और कोई क्वेश्चन पूछना है? सर जो टॉपिक कल पढ़ाइएगा उसको थोड़ा ग्रुप आमिर, में डाल काशिफ दीजिए। सर को, काशिफ सर आ चुके हैं? आमिर जी अस्सलाम वालेकुम। यस सर, आई एम हियर। कहाँ चला गया? डॉक्टर इंतखाब साहब, आई एम हियर। जी काशिफ सर, मेरी आवाज जा रही है सर? जी आपकी आवाज आ रही है। जी अस्सलाम वालेकुम सर, आप सेशन को कंटिन्यू करें क्योंकि आज। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। यस सर। So can we start this session? Can we start this session? Amir, Yes sir, yes sir. thank you very much. Thank you, Dr. Intikhab Saab, for handing me over this stage for a short personality development session. I welcome all our students. At this point of time, I would be taking only audio session. This would be a short session for students. On some another occasion, I would give video presentation and video session also. For today, it would be an audio session only. मैं स्टूडेंट्स को एड्रेस करते हुए स्टूडेंट की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के ऊपर उनका ध्यान इनवाइट करना चाहूँगा। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एक बहुत ही कॉमन टर्म है और दुनिया का हर एक पढ़ा लिखा इंसान और दुनिया का हर एक पढ़ने वाला स्टूडेंट इन टर्म्स से अवेयर है, लेकिन अवेयरनेस इज नॉट इनफ एक्चुअली। In many of my sessions, I gave this clearly, a very clear opinion to my students that awareness with the terms or awareness with knowledge of any particular thing is not enough.
non-awareness is only partial development for our students. आज का सेशन मैं एक कॉन्साइज सेशन 15-20 मिनट का ही लेना चाहूंगा, लेकिन मैं इस बात पे ध्यान दिलाना चाहता हूं स्टूडेंट्स का कि जब हमारे मॉडर्न स्टूडेंट्स, वी ऑल आर मॉडर्न स्टूडेंट्स, जब हमारे मॉडर्न स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे हैं, when they are doing any graduation or any diploma course or any course at all, students should be aware that what are the traits of a modern successful graduates or modern successful student. स्टूडेंट को ये बात मालूम होना चाहिए कि एक मॉडर्न ग्रेजुएट के अंदर कौन कौन सा टैलेंट होना चाहिए। अगर हम स्टूडेंट हैं, हम पढ़ रहे हैं, अपनी कामयाबी के लिए एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, तो हमें यह भी मालूम होना चाहिए कि अगर हम कामयाब हो जाते हैं, यानी जब हम एजुकेशन ले लेते हैं, तो फिर हमारे अंदर कौन कौन सा डेवलपमेंट आना जरूरी है। That way only we would be able to measure our development over the period of our education. जैसे जैसे हम पढ़ाई कर रहे हैं और आगे बढ़ेंगे, तो हम डेवलपमेंट सचमुच में कर रहे हैं या नहीं, इसका कैसे पता चलेगा। तो हमें उन क्वालिटीज से अवेयर होना चाहिए जो एजुकेशन के बाद हमारे अंदर डेवलप होंगी। और ये वो एक ऐसा एरिया है जो हर एक स्टूडेंट की जरूरत तो है, बट मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ आवर प्लेस आर नॉट अवेयर विद द लिस्ट ऑफ दीज स्किल्स। ज्यादातर बच्चों को ये मालूमात नहीं होती है कि हमें एजुकेशन हासिल करने के बाद अपने अंदर क्या डेवलपमेंट मेजर करना चाहिए और हमें क्या क्या मिल जाना चाहिए नॉलेज और टैलेंट स्किल्स की बेसिस पे। मैं ये चाहता हूं कि आज हमारे स्टूडेंट्स उन स्किल्स के नाम से अवेयर हो जाएं, और मैं ये भी सजेस्ट करूंगा कि हमारे स्टूडेंट्स ड्यूरिंग द एजुकेशन उन तमाम स्किल्स को अपने अंदर डेवलप करने की कोशिश करें। डियर स्टूडेंट्स, हमारे बच्चे जब हमारे कॉलेजेस में, बिहार में और हमारे देश के ज्यादातर कॉलेजेस में, मेजॉरिटी ऑफ द इंस्टीट्यूशंस की बात कर रहे हैं, जब बच्चे वहां पढ़ते हैं तो उन्हें इस बात का ख्याल और इस बात की तमन्ना भी होती है कि हम देश के सबसे अच्छे स्टूडेंट्स के जैसे टैलेंटेड हो जाएं। और मैं ये कहता हूं कि उनको दिल में ये तमन्ना होनी चाहिए कि मैं दुनिया के सबसे अच्छे स्टूडेंट्स के जैसा हो जाऊं। अगर हम देश के सबसे अच्छे स्टूडेंट के जैसे हो गए तो क्या हम टैलेंटेड हैं? अगर हम देश के सबसे अच्छे स्टूडेंट, यानी देश की सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले स्टूडेंट देश के सबसे अच्छे स्टूडेंट्स में से हैं, तो फिर उनके अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज होती हैं? उसी तरीके से जब हम इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव में देखेंगे, जो दुनिया की सबसे अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं, वहां पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के अंदर कौन कौन से टैलेंट होते हैं। क्वालिफिकेशन वो भी ग्रेजुएट, हम भी ग्रेजुएट, तो क्या हमारा टैलेंट बराबर है? तो मैं यही अवेयरनेस आज आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि एक ग्लोबल यूनिवर्सिटी का अगर स्टूडेंट है तो उसके अंदर कौन कौन से मेजर टैलेंट होते हैं। तो लिस्ट ऑफ ग्रेजुएट स्किल्स मैं आपके साथ आज शेयर करूंगा। लीड्स मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी लंदन और आयरिश यूनिवर्सिटीज एसोसिएशन आयरलैंड और यूके रिसर्च काउंसिल,
इन लोगों के द्वारा एक लिस्ट स्टेटमेंट दी गई है जिसको कहते हैं जॉइंट स्किल्स स्टेटमेंट। ये जो जॉइंट स्किल्स स्टेटमेंट है, इसमें वो लिस्ट है जो टैलेंट एक मॉडर्न ग्रेजुएट में या ग्लोबल यूनिवर्सिटी में पढ़ते हुए एक ग्रेजुएट के अंदर डेवलप होना चाहिए, उन मेजर टैलेंट की एक लिस्ट है। और हमारे देश के कंटेक्स्ट में उस लिस्ट में कुछ और एडिशन होगा। तो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं कि एक मॉडर्न टैलेंटेड ग्रेजुएट के अंदर कौन कौन सा टैलेंट होना चाहिए। आप सभी लोग अपने नोटबुक में पॉइंट वाइज मैं उनका आज नाम लूंगा और आप उनके नाम से अवेयर होंगे। कम से कम एक छोटे से सेशन से एक बड़ी अहम और इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर हो रही है। हमारे देश के कंटेक्स्ट में देखते हुए सबसे पहला टैलेंट जो एक ग्रेजुएट में या एक स्टूडेंट में होना चाहिए, सबसे पहला टैलेंट है सब्जेक्ट कॉम्पिटेंस। मैं सब्जेक्ट नॉलेज नहीं बोल रहा हूं, मैंने कहा सब्जेक्ट कॉम्पिटेंस। कॉम्पिटेंस का मतलब सलाहियत। सब्जेक्ट यानी आपका कोर्स, जिस कोर्स में आपने एडमिशन लिया है। ये सबसे पहली क्वालिटी एक ग्रेजुएट के अंदर, एक स्टूडेंट के अंदर होना चाहिए। जिस सब्जेक्ट में आपने अपने कोर्स को पढ़ा, उस सब्जेक्ट का कंसेप्चुअल क्लैरिटी यानी थ्योरी का नॉलेज क्लियर होना चाहिए। ये पहली रिक्वायरमेंट। सब्जेक्ट कॉम्पिटेंस के अंदर 3 डायमेंशन होता है। पहला थ्योरी का नॉलेज, दूसरा प्रैक्टिकल स्किल और तीसरा जॉब एप्लीकेशन। अगर ये तीनों क्वालिटी आपके पास है, इसका मतलब ये है कि आपके पास ग्लोबल ग्रेजुएट की पहली क्वालिटी आ गई। तो जब हम स्टूडेंट्स अपने आप को डेवलप करें तो हम ये मेजर करते रहें कि क्या हम सचमुच में डेवलपमेंट भी कर रहे हैं या हम सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं। टू रीड इज नॉट टू बी एजुकेटेड। सिर्फ पढ़ने को एजुकेटेड होना नहीं कहते हैं। वी नीड टू डेवलप आवरसेल्व्स, वी नीड टू एजुकेट आवरसेल्व्स। और एजुकेट करने में सबसे पहली क्वालिटी हमने आपको बताई, सब्जेक्ट कॉम्पिटेंस, 3 डायमेंशन, कंसेप्ट ऑफ थ्योरी, प्रैक्टिकल स्किल्स और जॉब एप्लीकेशन। ये पहला टैलेंट का 3 हिस्सा। अब दूसरे टैलेंट का नाम सुनिए। सेकंड टैलेंट इज इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल। ये दूसरा टैलेंट नोट कर सकते हैं। इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल, इसका मतलब ये है एबिलिटी टू कम्युनिकेट एट ऑल लेवल्स इन ऑल फॉर्म्स। एज फॉर एग्जाम्पल, आप एक पढ़े लिखे स्टूडेंट हैं, प्रोफेशनल स्टूडेंट, तो ये आपकी जरूरत है कि आप हर लेवल पे कम्युनिकेट कर पाइए। जैसे आप स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट को जिन जिन फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन की जरूरत है वो सारे फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन आपको आते हों। एज फॉर एग्जाम्पल, आप क्लास जब लेक्चर अटेंड कर रहे हैं उस वक्त आपके कम्युनिकेशन स्किल में लिसनिंग एबिलिटी आपके अंदर होना जरूरी है। टीचर से सवाल पूछने के लिए इंटरैक्टिव कम्युनिकेशन, क्वेश्चनिंग स्किल आपकी जरूरत है। ये फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन मैं बता रहा हूं आपको। एजुकेशन के दौरान स्टूडेंट को जरूरत पड़ती है एप्लीकेशन लिखने की। यू नीड टू हैव एबिलिटी टू राइट एप्लीकेशंस, एबिलिटी टू राइट लेटर्स। आपको असाइनमेंट लिखने की जरूरत है, यू नीड असाइनमेंट राइटिंग एबिलिटी। इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट जब आपको मिलेगा तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट अपने हाथ से लिखने की जरूरत है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट राइटिंग। जब आप
प्रोजेक्ट कर ले, इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट करते हैं या इंटर्नशिप कर लेते हैं, फिर आपका वाइवा वोची होता है। तो वाइवा वोची इज ए ओरल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, वो आपकी जरूरत है। पढ़ाई कंप्लीट हो जाती है तो आपको इंटरव्यू देना है, तो इंटरव्यू स्किल्स ये आपकी जरूरत है। सीवी राइटिंग ये आपकी जरूरत है। प्रेजेंटेशन ये आपकी जरूरत है। ग्रुप डिस्कशन स्किल्स ये आपकी जरूरत है। मीटिंग स्किल्स ये आपकी जरूरत है। ऑर्गेनाइजेशन में जब आपका सिलेक्शन हो गया, आप जॉब में चले गए, यू बिकम एम्प्लॉय, यू डू नॉट रिमेन एन स्टूडेंट, यू बिकम एम्प्लॉय। एम्प्लॉय होने के बाद डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन की जरूरत है। मीटिंग, मेमो, इंक्वायरी, कोटेशन, एजेंडा, रिपोर्ट, रिपोर्टिंग, कस्टमर हैंडलिंग, सेल्स, प्रोडक्ट डिमॉन्स्ट्रेशन, etc, बहुत सारी चीजें। ये सब क्या है? ये कम्युनिकेशन स्किल्स का हमने नाम बताया। डिफरेंट लेवल पे डिफरेंट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, ये हर एक बंदे की जरूरत है। जब हम टैलेंटेड ग्रेजुएट हैं तो ये दूसरा स्किल हमारे पास आना चाहिए। हमने आपको 2 टैलेंट का नाम बताया, पहला सब्जेक्ट कॉम्पिटेंस और दूसरा इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तीसरे स्किल का नाम करियर स्किल्स। करियर स्किल्स तीसरे स्किल का नाम है। चौथा रिसर्च एंड इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट। पांचवा एग्जीक्यूटिव स्किल्स एंड मैनेजरियल एबिलिटीज, ये 5वां सेट ऑफ टैलेंट है। छठा पर्सनल इफेक्टिवनेस। 7वां डेवलप्ड पर्सनैलिटी या ग्रूम्ड पर्सनैलिटी। 8वां इसेंशियल प्रोफेशनलिज्म। 9वां इंटरव्यू एंड सीवी राइटिंग, दोबारा हमने मेंशन कर दिया है। और 10वां सोशल एंड एथिकल कॉम्पिटेंस। ये 10 स्किल्स या ये 10 क्वालिटीज हैं जो एक मॉडर्न पढ़े लिखे स्टूडेंट में होना चाहिए। So when we are becoming educated and when we are becoming qualified, we should be aware in advance। हमको पहले से मालूम होना चाहिए कि एजुकेशन लेने के बाद मेरी पर्सनालिटी कैसी होगी। तो मेरी पर्सनालिटी में ये 10 तरह के टैलेंट होना जरूरी है। और अगर ये 10 तरह के टैलेंट हमारे अंदर हैं तो हम अपने देश में और दुनिया में किसी भी जगह जाकर के सक्सेसफुली सरवाइव कर सकते हैं, अपने जीवन को सक्सेसफुली लीड कर सकते हैं। ये हमने आपको 10 ट्रेट्स ऑफ पर्सनालिटी ऑफ अ मॉडर्न ग्रेजुएट बताया। अब इसमें एक स्किल के ऊपर मैं आज 2-3 पॉइंट के द्वारा एम्फसाइज करना चाहूंगा। मैंने तीसरे ट्रेट ऑफ पर्सनालिटी, ट्रेट का मतलब होता है क्वालिटी, तीसरे ट्रेट ऑफ पर्सनालिटी का हमने मेंशन किया करियर स्किल्स। करियर स्किल कोई एक स्किल नहीं है, बल्कि इट हैज अ नंबर ऑफ स्किल्स। इसमें इस टैलेंट के अंदर बहुत सारे स्किल्स होते हैं। इसमें 1-2 पॉइंट मैं आपको आज बताना चाहता हूं। सिर्फ करियर स्किल में सबसे पहला सजेशन या सबसे पहली क्वालिटी ये जरूरी है कि हम अपने करियर का डिसीजन अर्ली डिसीजन ले सकें और राइट डिसीजन ले सकें। यानी और करियर का डिसीजन लिया कब जाता है? ज्यादातर स्टूडेंट को ऐसा लगता होगा कि जब हम एजुकेशन कंप्लीट कर लेंगे तब हमारा करियर शुरू होगा। ऐसी बात नहीं है। Actually, selection of our subject in our graduation or professional course is the first step of your career decision। आपके करियर डिसीजन का पहला स्टेप क्या है? राइट सब्जेक्ट का सिलेक्शन। क्योंकि जिस सब्जेक्ट को आप सेलेक्ट करेंगे, दरअसल आप आगे देखिए, कई सालों आगे देखिए, आपका करियर उसी सब्जेक्ट की बेसिस पे बनने वाला है। देन एट राइट टाइम, सही वक्त पे
विदाउट वेस्टिंग टाइम, बगैर टाइम को वेस्ट किए हुए सही सब्जेक्ट को चुन लीजिए और सही मास्टर्स को चुन लीजिए। यूजुअली क्या होता है कि वी स्टडी इन एनी इंस्टीट्यूशन, लेकिन हमें चेक करने का पता नहीं चलता है कि हम क्वालिटी ऑफ एजुकेशन चेक कैसे करें। तो स्टूडेंट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जब उसको चेक करना है तो उसको यही चीजों को चेक करना चाहिए, क्या ये 10 चीजें हमारे इंस्टीट्यूशन में मिल रही हैं और क्या इन 10 चीजों पे हम अपने आप को अपने एजुकेशन के दौरान डेवलप कर पाएंगे। अगर ये सारे एक्सपोजर्स मिल रहे हैं देन यू आर टेकिंग द राइट एजुकेशन इन द नेशन। हमने क्या बताया? सही वक्त पे सही सब्जेक्ट का सिलेक्शन, ये आपके करियर का पहला डिसीजन है। दूसरा डिसीजन क्या है? जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं, डू नॉट स्टडी बिकॉज दिस इज अ सिलेबस, you should study because this is the factor of your future success। सब्जेक्ट को इसलिए या इस पर्सपेक्टिव से नहीं पढ़िए सिर्फ कि ये सिलेबस है, बल्कि आप इस पर्सपेक्टिव से पढ़िए कि इसी के बेसिस पे आपको अपना करियर बनाना है। अभी डॉक्टर इंतखाब साहब इस बात को एक मेंशन कर रहे थे ना कि आपने ध्यान नहीं दिया, तो ध्यान देना जरूरी है, पहले से तैयार होना, इन्वॉल्वमेंट होना, मन का लगना, इन्वॉल्वमेंट, आपका मन आपकी तरक्की में लगे, ये आपकी जरूरत है। आपकी कामयाबी चाहती है कि आप अपना ध्यान अपनी कामयाबी की तरफ रखें और अपनी कामयाबी को पहले तय करें। तो व्हाट इज माय सक्सेस, सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट, और फिर वो सब्जेक्ट आपको जहां ले जा रहा है, और वो सब्जेक्ट जितनी दूर तक ले जाएगा उतनी दूर तक आप देख लीजिए। अच्छे इंस्टीट्यूशंस स्टूडेंट को सिर्फ पढ़ाने का काम नहीं करते, बल्कि अच्छे इंस्टीट्यूशंस लाइक डीपीएमआई स्टूडेंट्स को पढ़ाने के साथ साथ उसके एम्प्लॉयमेंट के लायक बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे आज हम एक सेशन ले रहे हैं, तो this is part of DPMI exposure. This is part of our team. ये हमारी टीम का exposure है that we are giving this type of career and personality development sessions for our students, internal as well as new students जो हमारे यहाँ भी एडमिशन लेने में इंटरेस्टेड हो सकते हैं, isn't it? So I just wanted to emphasize upon these 2-3 qualities from career skills। मैं आज का सेशन यहीं पे कंप्लीट कर रहा हूं, लेकिन इससे पहले मैं एक रिवाइज करा दूं दोबारा कि एक मॉडर्न टैलेंटेड यूथ के अंदर, ग्रेजुएट या एक मॉडर्न टैलेंटेड स्टूडेंट के अंदर कौन कौन सा टैलेंट होना चाहिए? ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला सब्जेक्ट कॉम्पिटेंस, चौथा रिसर्च एंड इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट स्किल्स, पांचवा एग्जीक्यूटिव एंड मैनेजरियल स्किल्स, छठा पर्सनल इफेक्टिवनेस, सातवां डेवलप्ड पर्सनालिटी या ग्रूम्ड पर्सनालिटी, आठवां इसेंशियल प्रोफेशनलिज्म्स, उसके बाद इंटरव्यू एंड सीवी स्किल्स, और आखिरी में सोशल एंड एथिकल कॉम्पिटेंस। सोशल एंड एथिकल कॉम्पिटेंस को हमने इसलिए मेंशन किया है क्योंकि आज के वक्त में सोशल और एथिकल कॉम्पिटेंस होना ये हर इंसान की, समाज की और देश की कामयाबी के लिए जरूरी है। क्योंकि आज जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम स्किल्स की कमी से ज्यादा कैरेक्टर की कमी का प्रॉब्लम है।
पढ़ा लिखा आदमी करप्ट है तो किस चीज की कमी है उसके पास? क्वालिफिकेशन की और टैलेंट की और पोस्ट की कमी नहीं है, उसके पास कैरेक्टर की कमी है। तो हमारे एक खराब प्रोफेशनल या एक खराब लीडर या एक खराब पढ़े लिखे आदमी का इम्पैक्ट समाज के ऊपर बहुत दूर तक जाता है। एक खराब और करप्ट ऑफिसर होगा तो वो पूरे जीवन भर जिन लोगों के साथ ट्रीटमेंट करेगा उनको एक्सप्लॉइट करेगा और परेशान करेगा। यानी एक आदमी, उसको समाज का सॉल्यूशन होना चाहिए था, देश का सॉल्यूशन होना चाहिए था, तो वो बजाय सॉल्यूशन होने के वो पढ़ लिख करके तैयार हो करके वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। दिस इज अ चैलेंज ऑफ व्हाट? उसके पास क्या नहीं है? सोशल एंड एथिकल कॉम्पिटेंस नहीं है। That is why I have mentioned this point in the list of a modern graduate. This is actually not part of the joint skills statement given by the three prominent institutions of United Kingdom. This has been added by me. आज का सेशन मैं यहीं पे कंप्लीट करता हूं। मुझे उम्मीद है कि इस छोटे से सेशन में मैंने आपको कैसा होना चाहिए, आपको हमने आपके बारे में बताया है कि आपको टैलेंटेड होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? ओनली क्वालिफाइड या क्वालिफाइड और टैलेंटेड बोथ? यू शुड बी क्वालिफाइड एंड टैलेंटेड बोथ। तो कौन कौन सा टैलेंट होना चाहिए? सबसे पहला सब्जेक्ट, दूसरा कम्युनिकेशन, तीसरा करियर, चौथा रिसर्च, पांचवा एग्जीक्यूटिव और मैनेजरियल स्किल्स, और छठा डेवलप्ड पर्सनालिटी, और सातवां प्रोफेशनलिज्म, और आठवां इंटरव्यू एंड सीवी, और नौवां पर्सनल इफेक्टिवनेस, और 10वां सोशल एंड एथिकल अवेयरनेस। ओनली दिस मच फ्रॉम माय साइड। आज मेरी तरफ से सिर्फ यही इतना सेशन। मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आप आज के इस छोटे से सेशन को भी आपने ध्यान से अगर सुना है तो you will carry this message along with you for many more years from today. आपने अगर आज के हमारे इस छोटे से मैसेज को अगर आपने ध्यान से सुना, इस सेशन को आपने अटेंड अगर किया है, तो आज का ये सेशन आपके साथ अगले 3 साल तक पढ़ने में मदद करेगा, और आज का ये सेशन आपको पूरे जीवन भर परफॉर्मेंस करने में मदद करेगा, क्योंकि ये सेशन आपको बता रहा है कि आपको अपने अंदर कौन कौन से टैलेंट डेवलप करने चाहिए। In some terms, this type of session organized by DPMI and supported by HCB, Human Capacity Building Education, this is a type of revolution for modern students. We believe in developing competence of our students. हम अपने स्टूडेंट्स के अंदर सलाहियत पैदा करने के ऊपर ज्यादा भरोसा करते हैं, और हम ये चाहते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स अपनी सलाहियत उनकी वैसी हो जाए ताकि दुनिया में कोई भी कंपटीशन हो, कोई बात नहीं है, वी हैव मेड आवर स्टूडेंट्स रेडी फॉर दैट। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट, आई विश यू ऑल द बेस्ट, वी कैन एंड द सेशन। Thank you very much, sir.